आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा चंद घंटों की बारिश और उसके बाद किस तरह के इंसिडेंट्स पेश आए, कहीं पोल्स गिर गए, कहीं न्यू कराची जैसे इलाके में सरजानी, जहाँ पे उस इलाके को वैसे तो कोई पूछा नहीं चाहता, वहाँ पे कई के मिलीमीटर्स पानी भी खड़ा रहता है, लेकिन वहाँ पे हमारे सियासतदान जो है सिर्फ बातों की हद तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक जो है वो बातें करते हैं, लेकिन उन गली मोहल्लों में जाके खुद क्यों नहीं देखते जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं, कहीं करंट लग के जो है अमवात के वाक़यात पेश आ जाता है। इसी तरह से न्यू कराची के इलाके में एक मासूम बच्चा कल अपनी जान गंवा बैठा। ये दावे वादे और आके जो है पुरसान हाल करना या फिर जो है चंद अल्फाज अदा कर देने से जो है माँ का बच्चा वापस नहीं आ जाना है, ये इकदाम जो है पहले से क्यों नहीं किए जाते, अंडरग्राउंड वायरिंग क्यों नहीं की जाती है, कि इलेक्ट्रिक माफिया को लगाम क्यों नहीं दी जाती। इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी आसिफ खान साहब, और साथ मेरे साथ मौजूद हैं MQ पाकिस्तान से बलूचिस्तान के सदर इमरान काकर साहब। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहूँगी। कैसे आप लोग खैरियत से? सर, जिस तरह से वाक़यात पेश आ जाते हैं, आए रोज़ इस तरह के वाक़यात जब बारिश होती है वाक़यात पेश आने लगते हैं, ये इस तरह से पहले क्यों नहीं सारे इक़दाम किए जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कहा कि हादसात रूनुमा होते हैं, बारिशों में ज़्यादा होने लग जाते हैं, जी लेकिन हाँ, मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा। इस मरतबा बारिशों में इतने हादसात नहीं हुए जितनी तवक्को की जा रही थी। क्योंकि उस तरह की बारिश भी तो नहीं हुई है जितनी सर। सुने ना, जितनी अपोजिशन दुआएं कर रही थी कि या अल्लाह इस तरह की आफत आ जाए कि किसी तरीके से चीफ मिनिस्टर और मुर्तज़ा वहाब और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज कर सके। जहाँ तक आपने बात की है कि कोई पुरसाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो मैं आपकी इस्लाह कर दूँ यहाँ पे कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने बाकायदा वहाँ पे नुमाइंदे भेजे हैं। वकार मेहदी साहब जो है सुरजानी टाउन में, न्यू कराची में, मैं लियाकत अस्कानी डिस्ट्रिक्ट के माड़ी में, अली अहमद जान डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, सईद गनी साहब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, इसी तरीके से मलीर में, सब जगह हमारे मिनिस्टर्स और मावन खुसूसी जो कि चीफ मिनिस्टर के, वो इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेटर, म्यूनसिपल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ बाकायदा ड्यूटीज़ पे। मैं आज भी आपके प्रोग्राम के लिए टाइम निकाल के आया हूँ और यहाँ से फ़ौरन बाद में दोबारा अपनी डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी पहुँचूँगा, जहाँ से हम जज़ीरा बाबा बिट जाएंगे। ठीक है जी, लेकिन आपने कहा कि वकार मेहदी साहब उस फैमिली के से उनकी मुलाकात हुई है, वो फैमिली से मुलाकात नहीं हुई, वो वहाँ पे ड्यूटी पे है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि उनसे क्यों नहीं मुलाकात की वो जाती है? जाएंगे। जिस माँ ने अपने मासूम बच्चे की जान अपने सामने तड़पते हुए देखा, उसकी जान चली गई है। ये सारे जो वाक़यात पेश होते हैं, इससे पहले भी जब बारिशें हुई थी, कई कई घंटों की बारिशें हुई थी, कई कई दिनों तक बारिशें चलती रही थी। इस बार तो खैर आप लोगों ने काफ़ी नफल माने होंगे कि अल्लाह करे बारिश ना हो, वरना अल्लाह तो ने बड़ा करम किया। DMC और KMC जो है वो और बाकी बल्दियाती इदारों की असलियत सामने आ जाएगी कराची, क्योंकि अभी चंद मिनटों की बारिश ने, चंद कतरे जब बारिश के पड़ते हैं तो उस वक्त कराची के जो हालात हैं वो आपके सामने। तो इतनी अगर बारिश का स्पेल आ जाता है, जिस तरह से आपने देखा था अर्बन फ्लोडिंग और ये सब चीज़ें और, तो तब क्या वाक़यात होते हैं? मैं आपसे अपनी वीडियोस शेयर कर लूँगा, पहले दिन की भी, दूसरे दिन की भी और आज की भी। आप मेरी वीडियोस देख लीजिएगा। तमाम मामूलात ज़िंदगी बेहतरीन चल रही थी, मार्केटें खुली हुई थी, लोग शॉपिंग पे जा रहे इसलिए थे। आम तातील का ऐलान कर दिया आम गया था। तातील का ऐलान तो किया था, लेकिन आवाम जो हाँ, है आपको रोड पे नज़र आ रही थी और मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। केमाड़ी में भी, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में भी, सेंट्रल में भी, ईस्ट में भी, हर जगह, मलीर में भी। तो इस तरह की एक आफत कुदरत की तरफ से जब आती है तो अमेरिका जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है वो तबाह हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया का हाल देख लें आप, जो गुज़िश्ता बारिश है, जर्मनी का हाल देख लें। अब हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, हम किसी को पीटेंगे नहीं कि हमसे पहले मेयर कराची ने कुछ नहीं किया, हम नहीं किए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चीफ मिनिस्टर का कि उन्होंने बरसात से पहले PDMA के साथ, हमारी पाकिस्तान आर्मी के साथ मिल के गुजर नाला, ये तमाम नालों की सफाई वक्त से पहले कर दी थी, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ। आप भी ढूंढते फिर रहे हैं कि कोई अच्छा नुकसान नज़र आ जाए तो हम गवर्नमेंट को जो है ना खिंचाई कर सके, नहीं, लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग इस ढूंढते तरह का फिरते हैं, हमारे पास और भी बहुत इस सारे तरह का मौजू मौका होते हैं देखिए, करने के लिए। इस तरह का मौका इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं देगी और हम अपने इदारों का, अपने आर्मी का, अभी आपने सबका मेयर शुक्रिया अदा कराची करें। का जिक्र किया, तो मेयर कराची साहब कहते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, बजट नहीं था, इस वजह से मैं बेबस था, कुछ कर अभी नहीं देखें, सकता था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्जा वाप के पास भी हाउस KBCA नहीं है, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है, वाटर बोर्ड नहीं है। विल है, विल होगी ना तो काम होगा। हम में विल है, हम रात दिन बैठे हुए हैं अपने केमाड़ी में। गुलबाई जो है वो हर बारिशों में डूब जाता था। उनके पास नहीं है लेकिन जो इख्तियारात देने वाले उनके पास तो है ना।
اختیارات کی ضرورت کیا ہے؟ انسان میں ول ہونی چاہیے. ہم نے ول سے اپنے کام کر رہے ہیں, کچھ تھوڑے بہت پیسے ہم جیب سے بھی لگا رہے ہیں. ہمیں ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اچھا جی، میں 2-4 ایکسکیویٹر اس بار برسات میں اپنی طرف سے لے کے آیا ہوں. چلیں اچھی بات ہے. یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے. ظاہر ہے عوام آپ کو آپ لوگوں کو منتخب کرتی ہے, ووٹ دے کے لے کر بالکل آتی ہے, تو ہماری آپ لوگوں کا ڈیوٹی کام ہے عوام کو اس طرح سے ریلیف دینا. ہمارے ساتھ عمران کاکڑ صاحب بھی موجود ہیں. عمران صاحب, آپ دیکھتے ہوں گے کراچی کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے. بلوچستان میں کیا یہی مسائل ہیں؟ بجلی نہیں ہے, سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, پانی نہیں ہے, اس طرح کی مسائل پیش آتے ہیں وہاں پہ بھی. پہلے آپ کے اور آپ کے چینل کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا. جو صورتحال آصف بھائی نے کراچی کی بیان کی ہے, جی ہاں, اللہ کرے کہ یہ خواب لوگوں کو دیکھنا نصیب ہو اور کراچی اسی طرح ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ جو اس بارش میں جو فنڈ خرچ ہوئے ہیں, ہاں ہاں, یہاں پہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہر حکومت عوامی فنڈ عوام پر خرچ کرتے ہوئے بہت بڑا خود کو پیش کرتی ہے کہ بھائی ہم فنڈ خرچ کر رہے ہیں. بھائی نے بات کی کہ آپ ہماری ویڈیوز دیکھ لیں. کل میں اس شہر میں گھوم رہا تھا تو ایک ٹریکٹر کے سامنے 8 لوگ ویڈیو بنا رہے ہوتے تھے کہ بھائی دیکھو پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے. اور وہ بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی تقریباً 2.5 سے اوپر اس شہر پہ حکمرانی اور اس صوبے پہ کر رہی ہے. آج بھی یہ لوگ یہ کہہ رہے کہ دیکھو اس شہر پہ بارش ہوئی ہے اور پانی جمع نہیں ہوا. ایک تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یعنی 10-12 سال میں آپ نے کیا کیا ہے. دوسری بات, انہوں نے میئر صاحب کی بات کی. آج ایڈمنسٹریٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ خود ساختہ ایڈمنسٹریٹر ہے, عوام نے منتخب نہیں کیا ہے, میئر صاحب نے بٹھایا ہے. تو جو سی ایم کے اختیارات ہے وہ ایک طرح سے ایڈمنسٹریٹر صاحب کے پاس موجود ہے. ایڈمنسٹریٹر صاحب جو کہتے ہیں سی ایم وہی کرتے ہیں. ہمارے جو میئر صاحب تھے وہ تو آخر تک یہ کہتے تھے کہ مجھے آپ کچھ نہ دے, جو یہاں کے ادارے ہیں ان اداروں کو آپ بااختیار بنائیں, ان کا جو حق ہے وہ دے دے. یہاں پہ بھائی نے بات کی نالوں کی صفائی کی. آپ یہاں دیکھ لیں کہ آج تک پاکستان پیپلز پارٹی جس فیڈریشن کی بات کرتی ہے وہ ایک آئین کے تحت چلتی ہے. اس آئین میں یہ ہے کہ جو بلدیاتی ادارے ہیں اس کو آپ بااختیار بنائیں گے. آج بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ یہاں پہ بلدیاتی انتخابات کرائیں. عام یہ جو مسائل ہے پانی کے, روڈ کے, یہ آپ عام آدمی کو دے دے تاکہ وہ حل کر سکے. لیکن چونکہ یہاں پہ فنڈز کی بات آ جاتی ہے, اور ماشاءاللہ سے پیپلز پارٹی کو تو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ جب بھی حکمرانی انہوں نے کی ہے تو انہوں نے تحقیقاتی اداروں کو تکلیف ضرور دی ہے کہ وہ ان کی جانچ پڑتال کریں. اور جہاں تک آپ نے بلوچستان کی بات کی, اس ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ چند خانوں کی حکومت ہے, حکمرانی رہی ہے, چند خاندانوں کی. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں, ماشاءاللہ یہ اعزاز پیپلز پارٹی کو بھی حاصل ہے کہ یہاں پہ فیبریکیٹڈ لیڈر لا کے بٹھائے جاتے ہیں. باہر ان کو بٹھا کے, باہر ان کو اسمبل کر کے یہاں پہ صرف بٹھایا جاتا ہے, اور حتیٰ کہ ان کو اردو بھی انگلش میں لکھ کے پڑھوائی جاتی ہے کہ بھائی آپ قوم کو یہ بولیں. تو اگر اس طرح کے لوگ بیٹھیں گے تو عام گلی محلے کے یہ مسائل تو سب سرمزید رہیں گے. بلوچستان میں بھی سیم یہی ہو رہا ہے. چند نواب اور سردار بیٹھے ہوئے ہیں جو عام آدمی کے حقوق غصب کر رہے ہیں. ہاں, اس ملک میں ایک چیز آپ کو ہمیشہ نظر آئے گی, کیمرہ ورک آپ کو زبردست نظر آئے گا, دعوے بہت بڑے نظر آئیں گے. یہاں میں کل بلاول ہاؤس کے سامنے گزرا ہوں. میں آصف صاحب کو یہ بھی کہوں گا کہ ہماری وہاں کے قریب ہے, مین بلاول ہاؤس کے گیٹ پہ کل پانی کھڑا ہوا. یعنی جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جو اس ملک کے وزیر اعظم دیکھنے کے خواب دیکھ رہا ہے, وہ اپنے گھر کے سامنے صفائی نہیں کر سکتا ہو تو وہ کراچی تو الگ ملک کی کیا بات وہ کرے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے آصف صاحب, آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ بلاول ہاؤس کے سامنے پانی کھڑا ہوا تھا, تو آپ لوگ تو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اب بیٹھ کے ٹی وی چینلز پہ. یہ اس کے جواب میں آپ کو اسے دے دوں کہ میرے بھائی عمران کاکڑ صاحب چاہتے یہ کہ بارش آئے, بارش زمین پہ روڈ پہ قطرہ گرنے سے پہلے کوئی ایسی سائنس ہو کہ وہ ہوا میں محلول ہو جائے. یہ وہی والی بات ہے, زیادہ بارش آئے گی زیادہ پانی جمع ہوگا, ہے نا, یہ اسی وہ تو دیکھیں نا, ان کا جو فنائمہ ہے وہ یہ چاہ رہے کہ بارش جیسی اوپر سے آئے تو وہ ہوا میں ہی وہ پانی محلول ہو جائے, وہ روڈ پہ بلاول ہاؤس کی چورنگی پہ نہ گرے. دوسری بات انہوں نے بات کی کہ آرٹیفیشل لیڈرز ہم نے لے کے آئے. میں کہتا ہوں کہ یہ اس قوم کی خوش نصیبی ہے کہ جس شخص نے اس قوم کو پہچان دی, جس شخص نے اس ملک کو آئین دیا, اور جس شخص نے ہمیں شناختی کارڈ پاسپورٹ دیا, اس کی بیٹی پھر اس ملک کی وزیر اعظم بنی, جس نے میزائل ٹیکنالوجی دی, جس نے ٹیلی کمیونیکیشن میں جدید چیزیں لائی اس ملک کے اندر, آج اس کا بیٹا آیا ہے تو وہ شہادتیں دے کے آیا ہے. وہ خواہ مخواہ کہیں سے بیٹھ کے راتوں رات پارٹی نہیں چینج ہو گئی, راتوں رات پارٹی نہیں بن گئی کہ آپ اس پارٹی کا نام پاکستان ہو گیا اور اس سے پہلے اس پارٹی کا نام یہ ہے. تو ان کی قربانیاں ہیں اور وہ جو ہے ان کی مہربانیاں ہیں کہ وہ ان کو تھریڈ بھی ہے, ہر طرف سے اس خاندان کو تھریڈ ہے, لیکن اس کے باوجود بی بی نے کہا میں پاکستان جاؤں گی. اب بلاول بھٹو زرداری واحد لیڈر ہے جو گلگت بلتستان کشمیر پورے پاکستان میں جا رہا ہے,
باقاعدہ منع کیا جاتا ہے, اسے روکا جاتا ہے کہ آپ کو تھریٹ ہے, لیکن وہ عوامی لوگ ہیں, وہ عوام کے درمیان رہنا چاہتے ہیں. رہ گئی بات فنڈ کی اور میئر کراچی کی اور ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب صاحب کی, تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں موصوف کو, اپنے بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ کراچی کے جو حکمرانی کا خواب دیکھ رہے تھے, اس حالیہ کنٹونمنٹ کے الیکشن میں ہماری 10 سالہ کارکردگی پہ کراچی کی باشعور اور پڑھی لکھی عوام نے ہمیں 22,500 ووٹ دیے, اور جو کراچی کی نمائندہ جماعت اپنے آپ کو کہتی تھی انہیں 10,000 ووٹ ملے, اور ہم نے یہاں سے کراچی میں لارجسٹ پارٹی بنے جنہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے. جو کنٹونمنٹ کا الیکشن آپ کے سامنے, آپ لوگوں نے سیٹس پی ٹی آئی نے زیادہ لی ہیں. ہم نے منوڑا کنٹونمنٹ سویپ کیا ہے, ہم نے کلفٹن کنٹونمنٹ جہاں پہ عارف الوی صاحب پریزیڈنٹ پاکستان, عمران اسماعیل صاحب, خرم شیرزمان صاحب کے جہاں پہ گھر ہے, جو ان کا حلقہ ہے کلفٹن کنٹونمنٹ, وہاں سے ہم 4 سیٹیں لے گئے, کورنگی سے ہم 5 سیٹیں لے گئے. یہ فرسٹ ٹائم ہوا. اس سے پہلے ہم 3 سیٹیں لیتے تھے کراچی کنٹونمنٹ کی. یہ فرسٹ ٹائم جو ہے کنٹونمنٹ سے ہم 12-13 سیٹیں لے کے 13 ہو گئی اب ہماری, پرسوں ہماری ری کاؤنٹنگ میں ایک اور سیٹ کورنگی سے آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. عمران صاحب, پتہ چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب جام امیر کمال نے پارٹی صدارت سے مستعفیٰ ہونے کا اعلان کر دیا. اصل میں جیسے میں نے عرض کیا, آصف بھائی نے بات کی یہاں پہ کہ ہم نے سویپ کیا ہے اور کنٹونمنٹ کی. ایک اس ملک کی ایک روایت رہی ہے کہ جو جماعت برسر اقتدار رہتی ہے اس کو ایک فیور ملتی ہے کنٹونمنٹ اور بلدیاتی انتخابات میں. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کے برسر اقتدار ہوتے ہوئے سی ایم سے لے کر کراچی اور حیدرآباد میں کلرک تک غیر مقامی بٹھانے کے باوجود حیدرآباد میں یہ لوگ ایک سیٹ نہ لے سکے, 7 سیٹیں ہم نکال گئے. تو یہ ان کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ یہ برسر اقتدار ہے اور ایک دہائی سے زیادہ برسر اقتدار ہے, اس کے باوجود ان سے سیٹ نکل کیوں رہی ہے, عوام ان پر اعتماد کیوں نہیں کر پا رہے. دوسری بات بھائی نے کی شہادتوں کی, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک کو آئین دیا گیا, لیکن یہ بھی دیکھ لے کہ اس آئین پہ امپلیمنٹیشن پیپلز پارٹی کتنا کر رہی ہے. آئین میں تو بہت سی چیزیں لکھی ہے, اس میں بااختیار لوکل گورنمنٹ اس کی ایک شک ہے, اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس ملک کو مضبوط کر سکتی ہے. لیکن جس طرح بھائی نے کہا, میں الزام نہیں لگانا چاہتا, لیکن 22 لوگوں کی عنایت سے یہ ملک 2 لخت بھی ہوا ہے اس آئین سے پہلے, اس میں بھی 22 لوگوں کا کردار روز روشن کی طرح آیا ہے. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو یہاں پہ جاگیردارانہ طرز حکمرانوں نے کی ہے. یہاں جہاں پہ آپ نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی بات کی, یہ جماعت آپ کو پتہ ہے اس الیکشن سے پہلے بنی یا فیبریکیٹ کی گئی جو بھی تھا, تو 3 سال وہ چلے, مفادات کی جنگ تھی, 80% اس میں جاگیردار بیٹھے ہوئے تھے, تو جب سب کو حصہ مل رہا تھا وہ لے رہے تھے. اب جب وہ آپس میں پھنس گئے, بلوچستان میں بھی یہی اب طریقے حالات ہے جو آج آپ کراچی اور شہری سندھ بلکہ اندرونی سندھ آپ دیکھ رہے ہیں. بدقسمتی کی بات یہ ہے, آصف بھائی جو بات کر رہے ہیں, اللہ کرے یہ بات سچ ہو, اور لاڑکانہ کے ان بچوں کو وہ ویکسین ملے کتے کاٹنے کی جو آج تک نہیں مل رہی. ہم تو آصف بھائی کو کہتے ہیں آپ کام کریں, ہم کراچی کے دعوے دار نہیں ہیں, ہم نے کراچی کو سرو کیا ہے 2000 سے 2007 تک. انٹرنیشنل تنظیمیں آپ دیکھ لیں, کراچی میں اگر کام ہوا ہے تو اس دور میں ہوا ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں جو ہمارے پاس حلقے ہیں, جو آپ کے پاس حلقے ہیں کراچی کے اندر, تو آپ آئے ہو یا آپ کو لایا گیا ہے, اس کے باوجود آپ اگر کراچی کو سویپ نہیں کر پاتے کہ کمشنر 7 ڈپٹی کمشنر سمیت میونسپل یہاں پہ جو گلی محلے کے کام کرتے ہیں وہ بھی آپ نے اندرونی سندھ کی ادھر بٹھائے ہیں, اس کے باوجود اگر آپ کلین سویپ نہیں کر پا رہے تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ پبلک ہم پر اعتماد کیوں نہیں کر رہے. ٹھیک ہے جی آصف صاحب, کیا اس میں کہیں میں گے؟ یہ کہوں گا اپنے عمران بھائی کو کہ تھوڑا سا تعصب کے خول سے باہر نکل آئے کہ مقامی اور غیر مقامی. میرا تعلق ضلع اٹک سے, میرے دادا کراچی آئے تھے پاکستان بننے سے پہلے, میری چوتھی پیڑھی جو ہے وہ اس وقت کراچی میں, اور میں یہاں سے ڈسٹرکٹ چیئرمین بھی رہا ہوں, یو سی چیئرمین بھی رہا ہوں, میرے بھائی یہاں سے 3 مرتبہ ایم پی اے رہے. یہ ایک سندھ صوبے کا دل ہے. یہ تعصب کی اینک تھوڑی سی اتار دے کہ یہ تعصب والی باتیں چھوڑ کے قومی نظریے قومی باتیں کرے. میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کر رہا, تو میں آپ کی پوری بات سنیں, آپ میری پوری بات سنیں. اور دوسری بات جو یہ کہہ رہے کہ جاگیرداروں کی پارٹی ہے, سرداروں کی پارٹی ہے, یہ جیالوں کی پارٹی ہے جی, اور جیالے نکلے ہوئے ہیں اور جیالے خدمت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی خدمت کریں گے. اور یہ کہہ رہے ان جیالوں کا دیا کیا ہے آپ نے؟ کماڑی کا حال دیکھا ہے آپ نے؟ الحمدللہ سڑکیں ٹوٹی پوٹی ہیں, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, اتنی اسمیل ہے, اتنا کچرا ہے, ان جیالوں کا آپ نے یہ دیا ہے. سن لیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. پانی کے لیے آپ کہہ رہے پانی ہمیں وفاق سے کم مل رہا ہے, ٹھیک ہے, جس کے لیے ابھی کل ہمارا پروٹیسٹ بھی ہے. پیٹرول انہوں نے مہنگا کر دیا, غربت انہوں نے بڑھائی ہے, اور اب ہمارے تو بس میں ہم نے تو منوڑا پارک بنا کے دے دیا,
ہم نے ہاکس بے روڈ جو کہ میئر کراچی نہیں بنا سکا، کہہ رہا تھا میرے پاس اتنے فنڈ نہیں ہیں. ہم نے سارے جو ہے ڈیولپمنٹ کے کام کر دیے ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ انشاءاللہ کسی کو کوئی اس وقت پوائنٹ اسکورنگ کا موقع نہیں دیا مرتضی وہاب نے اور چیف منسٹر سندھ نے. کوئی اور بات کرے، آج رین ایمرجنسی میں بھی کوئی بات نہیں بن پا رہی ہے. محترمہ اس میں تھوڑی سی ایک بات کلیئر کر دو. آصف بھائی کہہ رہے تھے مقامی غیر مقامی. متحدہ نے جب بھی یہاں پہ آواز اٹھائی، اس نے یہاں پہ کراچی میں آباد صرف اردو اسپیکنگ کے لیے نہیں اٹھائی، اس نے کہا یہاں پہ آباد جو بھی لوگ ہیں ان کو ان کے حق دیے جائے. جہاں تک بھائی نے بات کی کہ میں یہاں آیا، میرے بھائی آپ کراچی کے ہیں. ایک بندہ جو کہ آفیسر، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اندرون سندھ بدین سے ڈپٹی کمشنر لا کے کراچی میں بٹھا رہے ہو تو کبھی تو کراچی کے کسی بچے کو بھی بدین میں بٹھاؤ. آپ بھی تو تعصب کے نام کی نکھار کے آپ بھی تو کر لے. کیا تعصب کی جو اینک آپ نے لگائی ہوئی ہے. پھر عجیب بات یہ ہے کہ کمشنر بھی آپ کو کراچی کا نہیں مل رہا، ڈپٹی کمشنر ساتھ ہے، آپ کو کوئی کراچی کا نہیں مل رہا. پاکستان کے ہائی کوالیفائڈ ڈاکٹرز کراچی کے، لیکن جناب پوسٹ گریجویٹ سمیت جتنے یہاں پہ ہاسپٹل ہے اس کے ایم ایس آپ کے نہیں مل رہے کراچی اور حیدرآباد سے. اگر یہاں کی پبلک سوچے گی، نہیں بھی سوچے گی کہ ہم بھی تو اس سندھ کے باسی ہیں. متحدہ تو ہر سال سندھ کلچر ڈے مناتی ہے. کسی دن کوئی ایک مقام بتا دے بھائی کہ اس نے سندھ کلچر ڈے کے علاوہ پاکستان کلچر ڈے منایا ہو. اردو اسپیکنگ کے ساتھ مل کے سندھ کے منسٹر کھڑے ہوئے ہوں، چیف منسٹر کے، یہ ہمارے لوگ ہیں. میں بتاتا ہوں عرض یہ ہے، میں صرف آپ نے انٹرپٹ کی بات کی، عرض یہ ہے آصف بھائی، جب تک آئین کے مطابق آپ اس ہر شہری کو اس کا وہ حق نہیں دیں گے جو آئین میں اس کو ملا ہو، اس وقت تک آپ پر انگلیاں اٹھتے رہیں گے. ایک دور تھا آپ فیڈریشن کی جماعت تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھی. آپ فیڈریشن سے جا کے 4 شہروں کی جماعت کیوں بن گئے؟ اس پہ آپ پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ بھائی میں اس شہر پہ 10 سے 12 سال سے حکمرانی کر رہا ہوں، اس کے باوجود ہم پہ جو الزامات لگے، اس الزامات کے باوجود آج لوگ ہمیں ووٹ بھی دے رہے، ہم آپ کے مقابلے میں اپنی نمائندگی بھی حاصل کر رہے. تو آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہوئے جو فنڈ سندھ پہ خرچ ہو رہا ہے، آپ نے لندن اور آسٹریلیا کی بات کی، اگر آپ اس کو متوازن کر لیں اور ان کے اور ہمارے لائف سٹینڈرڈ کو دیکھ لیں تو شاید ان سے زیادہ فنڈ آپ لوگ خرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ فنڈ جا کہاں رہا ہے؟ یہی تو سوال ہے، وہ فنڈ ہے کہاں پہ، لگ کہاں پہ رہا ہے؟ لیاری جیسے لا کر جو پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوا کرتا تھا، وہاں پہ جب آپ لوگوں کے کچھ رہنما گئے تو وہاں کی عوام نے ایکسیپٹ کرنے سے منع کر دیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں کی عوام نے ایکسیپٹ کیا، اور یہ جھرلو الیکشن تھا 2018 کا. چیئرمین صاحب وہاں سے الیکشن بھی جیت گئے تھے، اور 2018 کے الیکشن کوئی جماعت نہیں مانتی ہے سوائے پی ٹی آئی کے. رہ گئی بات یہ قومی یکجہتی کا دن، کلچر ڈے منانے کا، تو پاکستان پیپلز پارٹی 14 اگست مناتی ہے. پاکستان ڈے وہ ہے یہ 14 اگست وہ ہم مناتے ہیں. اگر یہ نہیں مناتے ہو تو انہیں میں بتا دیتا ہوں 14 اگست پاکستان ڈے ہوتا ہے. اور یہ سارے جو کہہ رہے کہ کراچی کا بیٹا ڈی سی کیوں نہیں لگتا ہے شکارپور میں اور خیرپور میں اور کہیں اور، ناصر آفتاب ایس ایس پی کہاں کا ہے؟ اسی طریقے سے اور ڈی سیز ہے، آصف جمیل صاحب ہے، اور سینکڑوں ڈی سیز ہیں جو لگتے ہیں. آپ ذرا پتہ تو کر لیں. یہ تعصب کی اینک اتار دے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر قوم کو، ہر برادری کو نمائندگی دی ہے، اور وہ تعصب پہ پالیٹکس نہیں کرتی، وہ خدمت پہ پالیٹکس کرتی ہے. یہ ہے کہ اب ان کی بات بھی ٹھیک ہے کہ کراچی کے جو نوجوان ہیں وہ ہاتھ میں ڈگری لیے گھوم رہے ہیں، بےروزگاری کی شرح آپ کے سامنے ہے. عوام کو یہاں کے دیا کیا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ نے یہاں کی کوئی اردو اسپیکنگ، مجھے کسی اچھی پوسٹ پہ ویسے جو بات حقیقت نظر نہیں آ رہا. یہ اس بات سے میں اتفاق کروں گی عمران صاحب کی. ابھی افضل زیدی صاحب جو ہے وہ پٹھان ہے، سندھی ہے، بلوچ ہے. آپ جانتی ہیں افضل زیدی صاحب؟ کے ایم سی کے انچارج ہے، اردو اسپیکنگ ہے. میرے ساتھ میونسپل کمشنر ہے، اردو اسپیکنگ ہے. سر لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ابھی اب بقول آپ کے کہ میئر کراچی پر اختیارات نہیں تھے، تو اب مجھے بتائیں اب ان کو آپ لوگوں نے کون سے ریلیف دے دیا کام کرنے کے لیے کراچی میں؟ ابھی بھی ادارے آپ کے سامنے ہیں. اچھا کے ایم سی میں آپ نے لگا دیا، باقی اور یہاں پہ ایس ایچ او بھی آپ دیکھ لیں، جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اندرون سندھ سے آ کے یہاں پہ کام کر رہے ہیں. کراچی کی جو لڑکے وہ رائڈرز بنے ہوئے ہیں. دیکھیں کراچی کوئی اسلام آباد کا حصہ نہیں ہے، کراچی سندھ کا حصہ ہے. پہلے تو یہ کانسیپٹ اپنا کلیئر کر دیں آپ. ٹھیک ہے، اندرون سندھ اور بیرون سندھ کی بات نہ کرے، صرف سندھ کی بات کرے. سندھ ایک صوبہ ہے اور کراچی اس کا شہر ہے. اور یہ سندھ ہی ہے کہ جس کا اتنا بڑا دل ہے کہ جس نے پورے پاکستان کے لوگوں کو اپنے دل میں سمایا ہوا ہے، یہ سندھ ہے. پھر اگر میں یہ کہوں گا نا تو مجھے کوئی بتا دے کہ سندھ میں پٹھان بھی ایم این اے ایم پی اے بن رہے، کراچی میں اردو اسپیکنگ بھی بن رہے ہیں، پنجابی بھی بن رہے، بلوچ بھی بن رہے. مجھے کے پی کے میں ایک اردو اسپیکنگ ایم این اے بتا دے، بلوچستان میں بتا دے، پنجاب میں بتا دے. یہ سندھ ہے، پیپلز پارٹی ہے، بہت بڑا دل ہے اس کا.
जी इमरान साहब, जहाँ तक भाई ने बात की, दो चीज़ें भाई ने बयान की कि ये सिंध है और कराची को आप वो ना करें कि ये अंदरूनी सिंध या बैरूनी सिंध। पहली बात तो ये कि कराची को सिंध का हिस्सा बनाया गया था। आसिफ भाई इसको चेक कर ले, पढ़ ले। अब कराची दारुल सिंध एक खिलाफा है या नहीं है? अर्ज अब दारुल मैं खिलाफा है या अर्ज नहीं कर है? रहा हूँ, दारुल खिलाफा भी तो चंद जहनों की खातिर इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया, वरना दारुल खिलाफा आज भी कराची। सोचने की बात यह है कि इनकम कराची मुल्क के 65% देती है, फंड उसको नवाबशाह के बराबर मिलता है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये, एक तो दूसरी पीपल्स पार्टी ने मूव कराई थी एक रेजोल्यूशन पिछले दौरे हुकूमत में कि जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाया जाए। जनूबी पंजाब भी पाकिस्तान है। और अब भाई ने बात की कि हम 14 अगस्त मनाते हैं। अगर जनूबी पंजाब आपकी ख्वाहिश है, चाहे आपकी पॉलिटिकल कमजोरी हो या वहाँ की पब्लिक की ख्वाहिश, हम ये नहीं कहते, तो फिर कराची क्यों आपकी मजबूरी है? कौन सी उसमें लिखा है कि ये कराची को अगर आप सिंध से अलग करेंगे तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा? पहली बात। दिल की बात, दूसरी बात, दिल की बात मुंह पे आ गई। मैं कह रहा हूं तासुब की बातें ना, ना ये दिल की बात मुंह पे आ गई ना। अर्थ ये है, जहाँ पे एक शहर की आबादी आप 3.5-4 करोड़ कर देते हो, जब आपको जरूरत होती है आप केमाड़ी को अलग डिस्ट्रिक्ट बना देते हो, वहां पे आपने केमाड़ी को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया, आपको ये वो तो पेश कर ले कि केमाड़ी को हमने इस वजह से अलग वो बनाया, वहाँ की आबादी ज्यादा थी, वहाँ पे दस्तरस हासिल नहीं। एक तरफ आप केमाड़ी को अलग डिस्ट्रिक्ट बना रहे हो, दूसरी तरफ गुलशन को आप फंड दे रहे हो नवाबशाह के यूनियन काउंसिल के बराबर। ठीक है, ये चीजें जब तक आप हकीकत को रियलाइज नहीं करोगी कि भाई इस वक्त कराची की पब्लिक क्या चाहती है, जोर जबरदस्ती अगर चलता तो हिटलर पूरी दुनिया पे राज कर रहा होता। सर कराची की आवाम क्या चाहती है तो आपको भी बताया, पीने के लिए साफ पानी, रहने के लिए तो साफ वो माहौल, कब मिलेगा? वो साफ उस वक्त सड़कें, मिलेगा। नौकरी, यही सब वो कराची की उस आवाम की वो डिमांड वो उस वक्त कुछ मांगती भी नहीं है, कुछ अपने मफाद के लिए थोड़ी ना वो मांगते उस कराची वक्त की आवाम। मिलेगा, वो इनसे- उस वक्त इनसे मिलेगा। इमरान, मैं आसिफ भाई एक मिनट माजरत एक बात करो, आखिरी इमरान अर्ज कर साहब। लूं, उसमें सिर्फ आप इनसे ये कह दें कि एक वजीर आला 8 घंटे का सफर करते हुए जब वो कराची पहुंचता है तो लाजमी वो थका हुआ होता है, उसने फिर सोना होता है, अगले दिन उसने मीटिंग करके फिर 8 घंटे सफर करना होता है। जब तक आप आसिफ भाई को मैं कहता हूँ, आप पख्तूनों में बैसियत इनकम के एक कारकुन के आपको कहता हूँ, आप कराची को ऑन करते हो, दे दे पीपल्स पार्टी अगली बार आपको सीएम बना दिया, हम आपको सपोर्ट करें। ठीक है जी, अब इसका जवाब लेके तो आप कराची वाले को ऑन लेते हैं। इमरान साहब ब्रेक की तरफ मुझे बार बार ब्रेक की कॉल की जा रही है। नाज़रीन छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहे। जी नाजरीन खुश आमदीद। ब्रेक से पहले गुफ्तगू चल रही थी, इमरान काकर साहब एमकेएम पाकिस्तान से गुफ्तगू कर रहे थे कराची की सूरत हाल पे आवाम के लिए कि बेरोज़गारी और नौकरियां वगैरह। तो मैं चाहूँगी आप इसी टॉपिक को कंटिन्यू करें, आपकी बात अधूरी रह गई थी। तो भाई बता रहे थे कि हम यहाँ पे डीसीज भी बैठे हैं उर्दू स्पीकिंग के अंदरूनी सिंध। मैं कल की आपको फिगर दे रहा हूँ, कराची में इस वक्त 106 SHOs तैनात, जो कि भाई लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि वो कह रहे हैं हम पूरे सूबे को मिला के चला रहे। 105 SHOs जो है वो कराची से बिलोंग नहीं करते। अब ये तासुब की बात नहीं है, अगर एक एरिया का SHO यहाँ का होगा उसको अपने एरिया का बेहतर पता होगा। हमारे आइन में ये लिखा है कि इंतज़ामी सरबराह जो है वो अगर इलाके का हो सिक्योरिटी, तो वो उस इलाके में सिक्योरिटी बेहतर होती है, पहली बात। दूसरी बात ये, भाई ने शुरू में कुछ नाम लिए कि फ़ला वज़ीर को सीएम ने फ़ला जगह लगाया, फ़ला जगह लगाया। अब वज़ीर क्या करता है, वज़ीर मौसूफ साहब को जब पता चलता है कि बारिश शुरू हो गई तो वो पहले अपने एरिया वालों को बुलाता है कि किस किस गाली में पानी जमा होता है, क्योंकि वो इस एरिया से बिलोंग ही नहीं करता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, जैसे कल हुआ एक बच्चा फोत हुआ है वहाँ पर। अब ब्रेक में बात हो रही थी तो भाई कह रहे थे कि कुछ कुदरती आफात होती हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जब बिलावल हाउस के सामने कंटेनर लगा ले होते हैं तो 1 घंटे में ऑर्डर भी हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वो नहीं हटाए जाते, स्पेशल ऑर्डर निकाला जाता है, वो बहुत सी चीज़ें हो जाती है। लेकिन 5 साल से कराची में जानी ज़ाया हो रही हैं कि इलेक्ट्रिक की वजह से, और 5 साल से मुसलसल मेरे भाई जो है वो बदतर इक़्तिदार हैं। तो वो कौन सी बड़ी वजह है कि 5 साल में कराची जैसे शहर में वायर नहीं बिछ रही? इसकी वजह यह है कि कराची को यहाँ के हुक्मरान ऑन नहीं कर रहे। जब वाक़या हो जाता है तो वहाँ पे जाके ताज़ियत करके, यानी एक बच्चा मरने का मकसद ये कि आपका पूरा मुआशरा मर गया। अगर हुक्मरान आपकी ये सोच रखते हो तो ये हुक्मरानी पे एक सोच कि क्यों बार बार मर रहे, एक बार हो जाता है दूसरी बार। भाई बार बार मिसाल दे रहे हैं न्यूयॉर्क की या फला की कि वहाँ पे ये हुआ, यहाँ कराची में कल बारिश हुई नहीं है,
तूफान का रुख मोड़ दिया गया है, बारिश नहीं हुई है, फिर भी सारे बखौले मेरे भाई के सारी जो सूबाई हुकूमत है वो बागदौड़ में लगी हुई है। बारिश नहीं हुई है, सिर्फ फोटो सेशन हुई है। अच्छा, कल हो क्या रहा है, एक रोड पे मोटर लगा के दूसरे रोड पे पानी छोड़ा जा रहा है, कैमरा वर्क एक साइड दिखा रहा है, दूसरा साइड नहीं, जिसकी भाई भी तस्दीक करेंगे, मीडिया ने भी कहीं पे दिखाया, सोशल मीडिया पे चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, नीपार के जो जाने वाला जी, रोड है हाँ। मामा के बिल्कुल सामने, इस वाले रोड से पानी खींच के उस रोड पे डाला जाए। अब वो वो पुराने वाला कराची नहीं है, हाँ। अब लोग बाशऊर हो गए हैं, नौजवान नस्ल आगे आ गई है। सोशल मीडिया पे आप देख ले, मैं तो भाई को कहता हूँ कि आप एक दिन सिर्फ सोशल मीडिया पे जो आप पे तनकीद होती है आप वो देख ले, उससे आप सबक हासिल कर ले। हम आज भी कहते हैं कि आ जाए पीपल्स पार्टी बैठ जाए। आज 2021 में आप सिंध में कोटा सिस्टम लगा रहे हो और आप कहते हो कि मेरे लिए तो पूरा सिंध बराबर है। अगर सिंध बराबर है, आप एक ही सिंध पे वो रखते हो, तो फिर कोटा सिस्टम, कराची की आबादी 3.5 करोड़, अंदरूनी सिंध की आबादी 1.5 करोड़ के बराबर, कराची को 40%, अंदरूनी सिंध को 60%। अब ये एक सिंध है। बकौली पीपल्स पार्टी के कि सिंध उनकी माँ और माँ में तफरीक नहीं की जाती, तो ये कौन सी माँ है जिसके आधी बॉडी को कम खुराक मिल रही है, आदि को ज्यादा मिल रही है? ठीक है जी, आसिफ साहब मैं चाहूँगी आप इसका जवाब दें। देखिए, भाई ने बात की कि कराची में 106 SHO हैं, ठीक है, और उसमें एक उर्दू स्पीकिंग। मैं इनसे बार बार कह रहा हूँ ये तासुब की ऐनक उतार दें। मैंने कहा एक कराची का उर्दू स्पीकिंग में। अच्छा जी, फवाद चौधरी आसिफ साहब लाइव आ रहे हैं, तो मैं 2 मिनट का जो है वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद जो है गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन आसिफ साहब की गुफ्तगू जो है वो रुक चुकी थी क्योंकि फवाद चौधरी साहब लाइव आ रहे थे, इस वजह से हम गुफ्तगू कर नहीं पाए थे। मैं चाहूँगी आसिफ साहब, इनकी जो बातें थी वो आपने सुनी गौर से, आप उनका जवाब किस तरह से? देखिए, मैं तो पहले ये बात कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले इमरान भाई को मैं एक ही बात कहूँगा कि अब ये खुद कह रहे हैं ना कि कराची के लोग समझ गए, कराची सूबा सिंध है। पहले तो ये चीज़ जहन से निकाल दी जाए कि कराची अलग है और सूबा सिंध अलग है, ये चीज़ें जहन से निकाल दें। कराची सूबे जो है वो दारुल खिलाफा है सूबा सिंध का, यहाँ पे 106 SHO है, इसमें एक कह रहे मकामी कोई नहीं है। तो ये जितने हैं इनके आबाओ अजदा पाकिस्तान बनने से पहले ही यहाँ है। अब इदरीस बंगश, शाहिद चौधरी और अशफाक साहब, मैं कुछ SHOs के मैं नाम बता देता हूँ, उनके अब्बू उनके दादा सब पुलिस में थे। वो अब ये कौन सा एक फार्मूला है कि नहीं जी कराची का, तो मैं अब आप कल को मुझे भी कह दो कि आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन क्यों बने, आपको आवाम ने क्यों बनाया, आप MPA क्यों बनते हैं, आपको MPA क्यों बनाया गया, आप कराची के नहीं हो। मैं आपको कह चुका हूँ, मेरी चौथी पीढ़ी है इस वक्त जब पाकिस्तान, मेरे दादा आए थे अटक से, उसके बाद हम सब यही कि अब ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे एक अफसोसनाक जो है खबर से अपने नाज़रीन को आगाह करते हैं। कॉमेडी किंग उमर शरीफ जो है अब इस दुनिया में हमारे बीच नहीं रहे। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अमेरिका गए थे अपना इलाज के लिए और वहाँ से जो अभी खबर आई है, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इन्होंने सारी ज़िंदगी लोगों को हंसाया, लोगों को खुश रखने की कोशिश की, आज वो हम सबसे बिछड़ चुके हैं। अल्लाह बरी रहमत करे, बस अल्लाह वो जहान अच्छा करे उनके लिए, और बाकी उनको आला मकाम अता करें जन्नतुल फिरदौस में, उनके घर वालों को सब्र जमील अता करें। उनके फ़ैन फॉलोइंग्स जो हैं वो भी काफ़ी, जो फैंस हैं उनके वो भी काफ़ी ज़ाहिर है अभी इस वक्त जो है अफसोस और दुख में होंगे। अल्लाह ताला सबको सब्र अता करें। जी आसिफ साहब। हाँ, तो ये सारी सूरत हाल है। SHOs जो हैं वो कराची के ही बच्चे हैं, कराची में ही पढ़े लिखे हैं, कराची में ही जवान हुए, शादियाँ की, अब उनके भी बच्चे हैं। एक तो ये, दूसरा मैं इनसे कहूँगा कि ये इतनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं और मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके ये इत्तेहादी हैं वो इन्हें नफीस लोग कहते हैं। तो ये 4 रुपए पेट्रोल कल बढ़ा है, लीटर महंगा कर दे, 128 पे जो है पेट्रोल की कीमतें जा पहुंची हैं। ठीक है, वो 126 दिन का धरना था तो ये 2 दिन ऊपर 2 रुपए ज़्यादा बढ़ा दिए, तो वो रिकॉर्ड 126 दिन का धरने का ख़त्म हो गया। तो ये उनके नफीस लोग हैं और वो इनके इत्तेहादी हैं। इन्होंने अभी तक उसमें कोई बात नहीं इसी की। महीने 2 दफ़ा कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इससे पहले 5 रुपए, फिर 4 रुपए, अब आगे किस तरह से आएंगे, इस तरह से मिट्टी का तेल और बाकी महंगाई बढ़ गई ना। जी हाँ, महंगाई बढ़ गई है, ये नौकरियां मांग रहे हैं कि नौकरियां दे, जॉब्स दें, ये करे। बिलावल भुट्टो कुछ नहीं कर रहा है। इमरान खान ने तो इस मुल्क की तकदीर बदल दी, मदीना की रियासत बना दी। वो अब आते हैं कि 250 अरब रुपए में दे रहा हूँ, आप यकीन करो
मुझे ये कह रहे थे कि ख्वाबों में, तो हम कहेंगे उनके इत्यादियों को कि आप ख्वाब खरगोश से कब निकलोगे। अब बलूचिस्तान की प्रेसिडेंट है, बलूचिस्तान में जो फार्मूला चल रहा है जाम कमाल वाला, जो फिर चेयरमैन सेनेट को लाया गया था, जी हाँ। फिर कुछ और लोग आए, एमपीएस को मनाया गया, उनकी जगह छोड़ दी गई। अब ये बात हो गई है कि भाई इनकी सदारत से इनको जाम कमाल को हटा दिया जाए। ये वो देख लें, हम कर रहे हैं कुछ, और वाकई पढ़े लिखे लोग और कराची की आवाम अब बदल चुकी है और बेहतर होगा इंशाल्लाह। पानी जो है, हमारे वफाकी हुकूमत पानी की तकसीम करती है, उसमें भी हमें पानी कम दिए जा रहे हैं। एनएफसी अवार्ड में भी हमें पैसे कम दिए जा रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर हर महाज में सिंध की आवाम का केस लड़ रहा है, सिंध की आवाम। अब ये नहीं कहिएगा कि सिंध और कराची, कराची का अलग है, गुलशन इकबाल जितना नवाब शाह का फंड है, नो। मैं डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का हूँ, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी जो सबसे मतलब स्टार्ट में आता है, वहाँ 7.5 अरब रुपए बजट है। गुलशन इकबाल तो बहुत ज़्यादा 14-15 अरब रुपए बजट है उसका। नवाब शाह का क्या बजट होगा। हमने तासुब ख़त्म करना और इंशाल्लाह ख़त्म करके रहेंगे। और आपको इंशाल्लाह कराची से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में 14 से 15 MNAs की सीटें निकाल के देगी। अच्छा लाइक, लेकिन एमकेएम पाकिस्तान कहती है कि मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। मुर्तज़ा वहाब सिंधी है, पंजाबी है, पठान है, क्या है, पहले मुझे ये बताएं। ये तो आपको भी पता है, हम सबको पता है। कौन है? नहीं है, उर्दू स्पीकर बिल्कुल है। फौजिया वहाब साहिबा का बेटा है ना, अल्लाह उनको बरी खैर रहमत करे। जी हाँ, बिल्कुल। ये अच्छा हुआ मुर्तज़ा वहाब उर्दू स्पीकिंग है, वरना ये कोई और क्वेश्चन यहाँ होता। पे जी हाँ। अर्ज ये है मोहतरमा, लेकिन जो एमकेएम की जो जहाँ तक मैं बात कर रही थी कि एमकेएम पाकिस्तान कहती है कि हम मुर्तज़ा वहाब साहब की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। नालों में बोरियां जो हैं वो भी पीपल्स पार्टी ने खुद डाली हैं। जी, वो एमक्यूएम पाकिस्तान कुछ भी कह ले, वो अब पतंग कट चुकी है। अब इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ ना, कराची से हम सीटें निकाल के दिखाएंगे आपको। अच्छा जी, ठीक असल है। में मोहतरमा, इस मुल्क में एक चीज़ पे टैक्स नहीं है, जो ख्वाब देखना है उस पर तो हम पाबंदी भी नहीं लगा सकते। दूसरी बात ये है, भाई ने मुर्तज़ा वहाब की बात की, हम कहते हैं मुर्तज़ा वहाब नहीं, आप यहाँ पे इलेक्शन करवाएं, जो आइन में लिखा है बल्दियाती इलेक्शन करवाएं, मुर्तज़ा वहाब के साथ साथ आप 10 अपने और लोगों को बिठाएं। ये कहाँ का फार्मूला है कि इलेक्शन को 1 साल हो गए, बल्दियाती मुद्दत ख़त्म हुए हुए, आप इलेक्शन की बजाय अपने बंदे को एक बिठा रहे हैं। अब मुर्तज़ा वहाब तो आगे कुछ भी नहीं है। आप परसों आसिफ भाई थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। परसों इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला, ये कहते हैं हम तासुब नहीं करते। यहाँ पे जो 18 ग्रेड से ऊपर के ऑफिसर आने, एक ही दिन में इन्होंने 3 ऑफिसर्स को एक नाम नहाद इंक्वायरी के नाम पे उनको वो कर दिया, रिपोर्ट टू SNGAD, जिसको मीडिया ने भी उठाया, पब्लिक ने भी उठाया। अब आप कहते हो, बार बार मैं ये कहता हूँ, आप कहते हो एक सिंध एक कराची, आपको कौन सी ज़रूरत पड़ी है? मुर्तज़ा वहाब यहाँ पे निगरान एडमिनिस्ट्रेटर है, निगरान के तौर पे चला रहे। अब वो काम, ये काम मुर्तज़ा वहाब का नहीं है, न उसकी जुरिस्डिक्शन में आता है। चला CM सिंध रहे, मुर्तज़ा वहाब को तो उन्होंने कराची के सामने बिठा दिया कि दो कि उर्दू स्पीकिंग लग रहे। दूसरी बात, आपने बोरिया लगाने के बाद ये कहते हैं अपोजिशन दुआएं कर रही थी बारिश हो। अपोजिशन तो ये दुआएं कर रही थी कि बारिश ना हो, वरना फिर चेयरमैन साहब कहते हैं कि जहाँ पानी ज़्यादा होता है, बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पानी ज़्यादा। हम तो कह रहे थे कि अल्लाह ना करे जहाँ बारिश ज़्यादा हो, फिर चेयरमैन साहब कहेंगे पानी तो ज़्यादा होना ही है क्योंकि बारिश। तो अर्ज़ ये है, मेरी आसिफ भाई से गुजारिश है, 2 बातें ये बार बार करते हैं कि मैं कराची से हूँ। हम कहते हैं कराची में आबाद पख्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी जो भी है, उनको आप उनका हक दे दें। आसिफ भाई CM के वो कोऑर्डिनेटर हैं, वो कह रहे हैं मैंने केमाड़ी को 7 अरब रुपए दिए। हम ये कहते हैं कि आसिफ भाई आज जाके 7 डिप्टी कमिश्नर्स बैठे, उनके ऑफिस का डेटा निकाल। ग्रेड 14 से कम, हमारी एक पिटिशन भी इज़हार भाई ने लगाई हाई कोर्ट में कि यहाँ पे जो ग्रेड 14 से कम के मुलाजमीन है उस पे मकामी लोगों का हक है। ये उसमें नहीं लिखा है कि उसमें उर्दू स्पीकिंग का हक है। आप ये देख ले कि आप वो भी कराची के आवाम को नहीं दे रहे, पहली बात। दूसरी बात ये, आप भाई ने कहा कि फेडरल से हमारी बात चल रही है पानी के मामले पे। बहैसियत सिंध हुकूमत आपने 18वीं तरमीम पास की, जिसमें जो जो शिके आपके कारामत थी उस पर आप अमल कर रहे हैं। इख्तियारात वफाक से लेकर सूबे के साथ डंप कर दी, अब आपने नीचे देने नहीं है। उन अख्तियारात को देखते हुए तो पब्लिक को बहुत सी सर्विसेज आपने भी देनी है। आप कौन सी सर्विस दे रहे हैं पब्लिक को? आप क्या डिलीवर कर रहे हैं? आज तक आपने तो पानी, मेरा भी सवाल है, रोटी कपड़ा और मकान पीपल्स पार्टी का मतलब मंशूर है, मकान, उस मंशूर को देखते हुए कराची की आवाम को, सिंध की आवाम को दिया अच्छा, जाए। हम वो ठीक कर देंगे। ये 4 रुपए पेट्रोल अब बढ़ा है, 4 रुपए कल हमारे आपके पहले भी जब इत्यादी ने बढ़ाया है। पहले जब कल बढ़ा था
ये जब पहले कल बढ़ा था और इससे पहले जब रेट्स बढ़े थे, दोनों बार हमने अब हमारे न सिर्फ हमने इसकी मज़म्मत की है, और दूसरी बात है हमने वफाकी हुकूमत से मुतालिबा किया है। अब गुजारिश कर रहा हूँ, अर्ज ये है जहाँ पे रेट्स बढ़ते हैं वहाँ पे अपोजिशन का भी कोई किरदार होता है। अपोजिशन क्या कर रही है? अपोजिशन कह रही है कि हमें नेप से बचाए, जो हमने लंदन में स्विस महल वगैरह बनाए उनको अपना छेड़े, बड़े रेट आप 200 कर। हम तो आज भी हाजिर है, हम कहते हैं कि भाई हमारा जो शेयर है वफाकी गवर्नमेंट में, हम इस्तीफा उस वक्त देंगे। हमने उस वक्त भी वफाक को बचाने की कोशिश की जब आपने NFC अवार्ड के नाम पे यहाँ पे हजारों अरब रुपए पीपल्स पार्टी ने करप्शन की थी। हम आपकी इत्यादी थे, आपने कहा हम NFC अवार्ड दे के चारों सूबों को पैसे देंगे। NFC अवार्ड के नाम पे जो करप्शन हुई वो आज नेब को समझ नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करें। हमने आप कहते हैं कि हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी, अगर आप हुकूमत में होते हैं तो हम इस्तीफा ना दे क्योंकि हम जमहूरियत को चला रहे। आज ये लोग जो मुंतखब हुए हैं बकौल आपके कि कराची के माँ सिवाय पिटाई के कोई भी गवर्नमेंट इसको ऑन नहीं कर रही, तो आपको भी पता है कि आप बल्दिया कैसे जीते हैं। सईद गनी साहब जब उठे उसको बोला हम बल्दिया जीत गए, वो आके खड़े हो गए कि भाई हम तो जीत गए, उसको यकीन नहीं आ रहा था कि हम कैसे जीते। तो गुजारिश ये है यहाँ पे जो बड़ी जमातें हैं, जो खुद को बड़ी जमातें कहती है बदकिस्मती से, वो आके कहाँ रुक गई है। जो इल्ज़ामात हम पे लग रहे थे आज ये उनके सामना कर रहे हैं। लेकिन सर आप लोग भी तो वफाक के इत्तेहादी हैं ना, आप लोग मुझे बताएं आपने अब कराची के लिए क्या लिया है वफाक से? अब साफ पीने का पानी नहीं है, महंगाई के लिए आपने आवाज उठाई है, अब या आप लोग से मिनिस्ट्री के मजे लूटने के लिए वहाँ उन लोगों के साथ बैठे हुए हैं? तीन बातें हैं। हमने जब वफाकी हुकूमत ज्वाइन की तो हमारे दरमियान एक मुआहिदा साइन हुआ था, उसमें सबसे पहली बात ये थी जब तक आप पूरे काउंट नहीं होंगे आपको उसके मुताबिक वसाइल नहीं मिलेंगे। हमें पिछली गवर्नमेंट में जब काउंट किया गया सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे कि कराची की आबादी 3 करोड़ से अबव है, जबकि उसमें जो है हमें 1.5 करोड़ शो किया गया, कराची की आबादी को 1.5 करोड़ शो किया। तो हमने वफाकी हुकूमत से मुतालिबा किया कि आप यहाँ पे दोबारा मरदमशुमारी करेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो एक सिंध की बात हो रही है, मरदमशुमारी हुई नहीं, आर्जी है मरदमशुमारी के लिए आपको पता है फंड रखा गया है 22 अरब रुपए का और वो कमेटी में भिजवा दिया गया, एक प्रोसेस के तहत चल रहा है। दूसरी बात ये हमने हमेशा इत्मीद किया है, हमने तो यहाँ पे यहाँ तक हमने पीपल्स पार्टी पे इत्मीद किया। पीपल्स पार्टी ने कहा पूरे सिंध में यूनिवर्सिटी बनेगी, हैदराबाद में नहीं बनने देंगे। बाबा क्यों नहीं बनने देंगे? मतलब हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी। अच्छा ये एक ही सिंध है, एक सिंध में वफाक कहती है हैदराबाद में यूनिवर्सिटी, हम तो वफाक को कह रहे कि भाई हमें हैदराबाद में यूनिवर्सिटी थी, तो अब यूनिवर्सिटी में MQM वाले नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यूनिवर्सिटी में ये नहीं लिखा जाएगा कि इसमें सिर्फ उर्दू स्पीकिंग पड़ेगा। मैं तो आसिफ भाई को पूछता हूँ कि वो अपनी जमात से पूछिए, मेरी उनसे गुजारिश है मोदबाना कि भाई वो कौन सी वजह है। लोग तो गवर्नमेंट आके सबसे पहले तालीम सेहत पे तवज्जो देती है, आप कहते हो हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं बनानी, यानी ये बिलावल साहब के अल्फाज है कि मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं बनने दूंगा, जहाँ इसमें के लिए हमें कहीं तक जाना पड़े। क्या है वो कौन सी? हमने फेडरल से ये करवाया। तीसरी बात, जहाँ तक आपने मिनिस्ट्रीज की बात की, हमारे पास इस वक्त टोटली एक मिनिस्ट्री है, ठीक है। हमने अभी गवर्नमेंट जो है 2 बार वज़ीर आज़म ने इत्मीद का वोट लिया, ये MQM को ये एजाज़ हासिल है माशाल्लाह, ये 2 बार इक़्तिदार में आए यहाँ पे, दोनों बार ये हमारे दर पे आए कि भाई हमें सपोर्ट करो, हमने इक़्तिदार हासिल करना है। हम नहीं गए, दरवाज़ा नहीं खटखटाए। मियाँ साहब हमारे पास आए, खान साहब वो लोग जो कहते थे हमारे पास ब्रीफ केस भर के इनके खिलाफ वो पड़े हुए, हमें तो ये वो आए कि भाई आपसे ज़्यादा नफीस लोग कोई भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये एजाज़ हासिल है, कराची को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पे हुक्मरान आके इक़्तिदार की भीख मांगते रहे, तो हमने आज भी जमहूरियत को डिरेल नहीं होने दे रहे। ठीक है जी। जी आसिफ साहब, ये हुक्मरान जो आज है ये इन्हीं के पीछे लंदन भी गए थे बहुत सी चीज़ें लेके, और उस वक्त ये कहते थे कि हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं, बाद में इनके दर पे आगे भीख मांगने, और ये भीख दे भी रहे। मसला ये है कि हमने करनी है सच्ची बातें, पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी है कि जहाँ पे मीठा मीठा हाथ पर कड़वा कड़वा थू थू नहीं करना चाहिए। आपने इनसे क्वेश्चन किया पेट्रोल क्यों महंगा हुआ, इन्होंने उस पर आपको बोला कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हम आवाज उठाएंगे। अब ये कह रहे कि बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे कि हैदराबाद में यूनिवर्सिटी नहीं बनने दूंगा, क्योंकि हैदराबाद तो वो शायद इंडिया के दक्कन की बात कर रहा होगा। इस हैदराबाद की जो आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ डेवलपमेंट के काम भी चल रहे हैं, हमारे बल्दियात के मिनिस्टर नासिर शाह साहब जा रहे हैं बार बार, डबल रोड भी बन चुके हैं, इस हैदराबाद में यूनिवर्सिटियाँ भी बनेगी, और ये सिंध ही है खैरपुर है जहाँ पे जो है ना जिगर ट्रांसप्लांट हो रहा है,
पूरे बलूचिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। लेकिन ये कुत्ते की वैक्सीन नहीं है, डॉग अब बाइट की मैं वैक्सीन नहीं उसी है। तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी जी तरफ हाँ, आ रहा हूँ। सब कुछ हो रहा ये है, सिर्फ ट्रॉमा ये नहीं है। सेंटर है कि आप जाके देखें, NICVD देखें आप, हमारे अदीब रिजवी साहब के जो हॉस्पिटल है वो देख लें। पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे, सिंध आ रहे, बहुत बड़ा दिल है सिंध का, और लोगों को अकोमोडेट कर रहे वो। मैं सिर्फ आखिर में फिर कहूँगा कि तासुब की ऐनक उतार दे, और ये कराची, अपर सिंध, लोअर सिंध, ये चीज़ें छोड़ दें। इंशाल्लाह आपको सब चीज़ें खुद ब खुद बदलती हुई नज़र आएगी। और इंशाल्लाह कराची के लोगों ने फैसला कर लिया है कि हमने पीपल्स पार्टी को वोट देना है। और इंशाल्लाह अब आइंदा आप देखेगी जनरल इलेक्शन जो आने वाले हैं 2023 में, उसमें कराची से 14 सीटें लेंगे, और नुमाइंदगी के बावजूद अब भी खिदमत कर रहे हैं, और जब नुमाइंदगी भी देगी कराची तो उसके बाद भी खिदमत करेंगे। ठीक है जी आसिफ साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नाज़रीन को बस आज तो यही पैगाम दूंगा कि एक बड़ी दुख की खबर मिली आपके प्रोग्राम में। मैं उनके अमेरिका जाने से पहले मैं और मुर्तज़ा वहाब उनके पास हॉस्पिटल गए थे एक हफ़्ता पहले, आगा खान हॉस्पिटल। तो उनकी फैमिली से भी मुलाकात हुई थी, उमर भाई से भी मुलाकात हुई थी, अच्छी बातें की थी उन्होंने। अल्लाह ताला उनको बरी खैर रहमत करे, अच्छे इंसान थे, पूरी दुनिया को हंसाते थे, आज वो रुला के चले गए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपका। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। तो वो रहती हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ खान मामले खुसूसी CM, और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान के सदर आमिर काकर साहब, इमरान काकर साहब। और अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं नजीब अयूबी, जमात इस्लामी के सीनियर मेंबर भी हैं, और मैं इनकी माशाल्लाह काफ़ी काविशें हैं। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने देखा जिस तरह से महंगाई का बम आवाम पे एक दफ़ा फिर से गिरा दिया गया है। इतनी महंगाई है, मतलब हम हर बार महंगाई 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 करते रहते हैं, लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट है उनको किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर से वो बेहिस हो के आवाम को जो है महंगाई के बोझ तले दबाते जा रहे हैं। कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? देखें, ये तो हुकूमत एक एजेंडे पे है, और उसका एजेंडा दर हकीकत IMF की जो पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, जहाँ जहाँ IMF के साथ जिन ममालिक ने उसके चुंगल में फंसे हैं उसका एंड बहुत बुरा हुआ है, बेइंतहा बुरा हुआ है। और पाकिस्तान ज़ाहिर है कि अब ये उस डगर पे आ निकला है। हर चंद के इन्होंने वादा तो यही किया था कि हम IMF में नहीं जाएंगे और ये नहीं करेंगे, और फिर असल ये उमर के सारे बयानात और ख़ुद इमरान खान साहब की तकारीर। लेकिन ठीक है, तकारीर अपनी जगह होती हैं, लोगों को मोटिवेट करना अपनी जगह होता है, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पर्सन जब हम देखते हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को तो वो उसके बिल्कुल बरक्स नज़र आती है, हर बात पे यू टर्न। तो अब महंगाई का मामला तो ये है कि इस वक्त वो एक सोशल मीडिया पे एक चीज़ चल रही है कि वो एक शायद कोई इंडियन फिल्म है, वो मेरी नज़र से नहीं गुजरी है, उसका एक कैरेक्टर है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को किसी कुर्सी पे या वो बैठा हुआ होगा तो उस पर कह रहे हैं कि 3 साल से सब्जेक्ट जो है वो उसी तरह बैठा हुआ है, ना कुछ सुनता है ना कुछ देखता है। तो अब इसको आप कहीं भी मुंतबिक कर सकते हैं इस बात को कि सब्जेक्ट कौन है। तो मैं तो खैर इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। तो मामला ये है, और फिर शौकत तरीन और दीगर अफराद ये बोलते हैं कि आपको सिर्फ पाकिस्तान में ही पेट्रोल महंगा नज़र आता है। तो मेरे भाई, दुनिया भर में लोगों की पर कैपिटा इनकम को देखा जाता है, पर कैपिटा इनकम के बाद उस आदमी के पेट्रोल के तो उसको तो कुछ भी महंगा नहीं है। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम है ही कुछ नहीं एक आदमी की, और उसके ऊपर आप 127 रुपए का पेट्रोल लाद देंगे
तो पेट्रोल सिर्फ गाड़ी में नहीं डलता है। ये हुक्मरानों को कब अकल आएगी? हुक्मरानों को तो इतने अलाउंसेस मिलते हैं कि उन्होंने कभी भी पेट्रोल पंप पे खड़े होकर पेट्रोल अपनी जेब से अदा ही नहीं किया है, डलवाया ही नहीं है। उनका ड्राइवर जाता है, उनको स्लिप मिलती है, वो हो जाता है, जो भी एक पाई भी सरकारी उनका खर्चा नहीं है। पूरा तो हो वो इन जाता है। चीज़ों से क्या उन्हें वास्ता तो देखें, मोटरसाइकिल वाला, तालिब इल्म और नौकरी करने वाला जब उस पर जा रहा है और वो डलवा रहा है तो पता चलता है वो तो अब 30-30 रुपए का पेट्रोल डलवाने की नौबत आ गई है कि कहाँ 1 लीटर बच्चे डलवाएंगे। वो 30 और 50 रुपए और 20 रुपए के उस चक्कर में होते हैं कि कम से कम यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक हमारी बाइक चली जाहिर है जो तो ये बंदा आलम जो है अच्छा, सिर्फ 200 पेट्रोल 300 महंगा रुपए नहीं डेली होता। कमा रहा है तो वो तो इसी तरह से सोच के जी, खर्च करेगा। पेट्रोल महंगा नहीं होता। आप पेट्रोल कोई जब नीचे तक आप जाते हैं, उसकी तह में उतरते हैं तो पता चलता है कि कॉपी, स्कूल की कॉपी जो अगर 25 रुपए की होती थी, हमारे ज़माने में तो खैर वो 1.5-2 रुपए की होती थी, तो 25 रुपए की कॉपी अब 30 रुपए की हो गई। दूध लेने जाएंगे, उसका इम्पैक्ट दूध पे पड़ेगा, अंडे, डब्बा रोटी, मतलब एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द पेट्रोल प्राइसेस। तो इंतहाई नादानी का काम ये मुस्तकिल हो रहा है। और रीज़न इज़ दिस कि ये IMF का आपने स्टेट बैंक में IMF को लगा दिया, आपने ख़जाना के अंदर IMF के लोग भर्ती कर दिए। अब तो डर इस बात का हमें लगता है कि खुदा न खास्ता वो जो रिज़र्व एसेट होते हैं पाकिस्तान के, जो बिलुमुम किसी को भी उसकी दस्तरस नहीं होती, लेकिन चूंकि अब स्टेट बैंक के ऊपर IMF के लोग आ गए हैं, बाकर रिजवी वगैरह और वो जो थे, तो अब डर सिर्फ ये है कि ये बचे कुचे जो ये रिज़र्व एसेट होते हैं, हमारी मालियत जिसके बारे में, सोने के बारे में किसी को भी नहीं बताया जाता, कि कोई भी मुल्क नहीं बताता, तो वो सब इनके पास है। नतीजा ये हो रहा है कि इस वक्त मैं नहीं समझता कि कोई इसमें महीनों लगेंगे। हम डिफ़ॉल्ट तो एक छोटा लफ्ज़ है, हम अगर मैं उर्दू में बोलूँ, हम कंगाल होने की तरफ जा चुके हैं। तो अच्छा, ये तो मुल्क की बात है, मेरे मुंह में खाक अगर ये ऐसा हो जाए, लेकिन ये ऐसा लगता है कि ये सारे मामलात बहुत तेज़ी के साथ हो रहे हैं। दूसरी ख़तरनाक तरीन बात ये है कि एहसास नहीं है हुक्मरानों को कि वो पैदर, इस वक्त आप देखिए कि गुज़िश्ता, मैं तो जायज़ा ले रहा था, पूरे आदाद व शुमार मेरे पास मौजूद है कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने जितने कर्ज़े लिए हैं उस सबसे ज़्यादा कर्ज़े सिर्फ इन 3-3.25 सालों के अंदर हुकूमत ले चुकी है। इनके अल्ले तलल्ले कम नहीं हो रहे और गरीब आवाम को इन्होंने जिस तरीके से उन कर्ज़ों के, अब ये तो चले जाएंगे। देखें, मैं नहीं समझ रहा कि शायद ये अपना पूरा वक्त भी गुजार सके, ये बात मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ और आपके चैनल पे भी कही है और दूसरी जगह भी मैंने कही है। अभी लाहौर में भी मैं ये बात करके आया हूँ मीडिया पे कि ये मुझे नहीं लगता कि ये हो सकता है जल्दी इंतखाबात करा दें, यानी जितनी तेज़ी के साथ इनकी मकबूलियत का गिराफ नीचे की जानिब आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये कोई वक्त से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दें। लेकिन वो बहुत मुतमईन है, वो आगे भी अपनी हुकूमत बनाने का सोच रहे हैं। ऐसा लगता है। दूसरा ये कि देखिए, गरीब के ऊपर आप पेट्रोल का बम मारते हैं, आप बिजली के जो नर्ख हैं, ये सब IMF की एडवाइस पे बाय द वे हो रहा है। सुई गैस के अंदर आपने इजाफी चार्जेस लगा दिए हैं एक कंज्यूमर के ऊपर, बिजली के ऊपर आपने लगा दिए। एक और जुल्म ये हुआ कि अब सूबाई हुकूमत, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात करूंगा कि सूबाई हुकूमत ने अपना एक भत्ता टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। इससे पहले ये बात आई थी फ्लोर के ऊपर और उसके बाद दूसरी जगहों पे कि वो कंजर्वेंसी टैक्स ले रहे हैं, यानी आप जो सर्विसेज लेते हो फायर ब्रिगेड की, वो बिजली के बिल में लग के आती है, इस तरह टीवी का लाइसेंस आता है। इसी तरीके से म्यूनसिपलिटी चार्जेस भी अब इन्होंने जाके नेपरा से भी वो लिखवा लिया और दूसरे इदारों से भी करवा के अब हमारी बिजली के बिलों के अंदर ये दो नए टैक्स ये तो भत्ता है। और के इलेक्ट्रिक के उसमें क्यों डाल रहे हैं? के इलेक्ट्रिक जो है वो ऑलरेडी कराची के लोगों के साथ माहाना बुनियादों के ऊपर 15 दिन की बुनियादों के ऊपर टैरिफ के अंदर तब्दील कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये, और जमात इस्लामी जाहिर है कि इसके ऊपर हमारा एक बड़ा एक तहरीक है, एक पूरी कैंपेन है कि जो जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक की बदमाशियों को मंजर आम पे लेके आए हैं। और उसके बाद अभी कल ही की बात है, नेपरा के अंदर जब हाफिज़ नईमुर रहमान साहब उसके जूम ऑनलाइन इजलास में शरीक हुए हैं, तो उसमें जो मौक़िफ़ हाफिज़ साहब ने अख्तियार किया, वो देखिए ना, वो कराची के हर शहरी के दिल की आवाज़ है। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मोहतरम ने ये कहा कि नेपरा सहूलतकार बन चुका है कि इलेक्ट्रिक का,
اور دیکھیے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نہیں ہوئی کہ الیکٹرک نے فوراً انہوں نے لکھ کے دیا صوبائی حکومت نے, انہوں نے 2 نئے ٹیکس کے الیکٹرک کے بل کے اندر لگا کے وہ منظور کر لیے. پلس کس طریقے سے جب حکومت نے جو معاہدہ کیا, اول تو اس معاہدے کو وہ منظر عام پہ نہیں لاتے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ ہو یا نواز شریف صاحب ہوں جس دور میں, یا پرویز مشرف کے دور میں جب یہ معاہدہ ہوا تھا, یا عمران خان کی کابینہ کے اندر عارف نقوی بیٹھا ہوا ہے جس پہ دبئی کے اندر اور لندن کی عدالتوں نے جس کو اشتہاری ملزم قرار دیا ہے, اور دنیا کا سب, یعنی آپ دیکھو کہ جو کہ فورن فنڈنگ کیس کے اندر جو ہے وہ کیوں وزیر اعظم صاحب چیف جسٹس کے پاس ہاتھ جوڑ کے جا رہے ہیں کہ جناب یہ آپ اس کا اعلان نہ کریں, اس کو بتائیں نہیں فورن فنڈنگ کے روک لیں, اس لیے کہ مملکت کا معاملہ ہے, اس کی عزت داؤ پہ لگ جائے گی. تو بھائی عزت داؤ پہ کیا لگے گی؟ یہاں آپ کے لوگ جو ہے, اب میں کیا بات کروں یار, کیسی انفرادی اور تخلیقی چیزیں منظر عام پہ آ رہی ہیں. تو انتہائی شرم اور افسوس کا مقام ہے کہ یہ ہمارے کراچی کے پاکستان کے پولیٹیشنز ہیں, اور یہ کن پارٹیوں میں, یہ ساری انہی پارٹیوں کے اندر نظر آئیں گے آپ کو. اور دوسری یہ کہ عوام کا کسی کو احساس ہو تو آدمی بات کرے نا. آپ ایز اے اینکر آپ بات کر رہی ہو, آپ کو کچھ نیو کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا, معصوم بچہ اپنی جان سے چلا گیا اور کرنٹ لگنے سے. یہ اسی طرح کے واقعات پہلے بھی اس طرح سے ہو چکے ہیں. نہیں رہ رہی ہے. جماعت اسلامی نے 57 کیسز فائل کیے ہیں, 57 وہ لوگ جو کرنٹ لگنے سے براہ راست متاثر ہوئے اور جن کی انتقال ہوا, شہادتیں ہوئی, اور اس کے بعد عدالت میں جماعت اسلامی اس کیس کو اپنے وکیل کے ذریعے لے کے گئی ہے, تو اس پہ کچھ جگہوں پہ پینلٹی لگی. ابھی ہمارے ساتھ بابلو خصوصی سی ایم کے بیٹھے ہوتے, وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے, آگے کام کر رہی ہے, لیکن عوام کو بھی تھوڑا بہت احتیاط کرنی چاہیے. کیوں اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ مطلب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی, عوام گھر سے نکلنا چھوڑ دے. یہ بجلی کا پول مجھے یاد ہے کہ ہم جب بچے تھے تو اس وقت اس میں ارتھ وائر ہوتے تھے, تو جو بھی سرجنگ ہوتی ہے, جو بھی کرنٹ ہوتا ہے, وہ ارتھ میں زمین میں چلا جاتا ہے. تو اس وقت یہ ہماری جماعت اسلامی کی ایک شعبہ ہے پبلک ایڈ کمیٹی. تو پبلک ایڈ کمیٹی کا جو شعبہ کے الیکٹرک سے متعلق ہے, اس نے یہ پورا ریسرچ ورک کر کے یہ بتایا تھا نیپرا کے اندر کہ دیکھیں ان کے ارتھ وائر نہیں لگے ہوئے, ارتھنگ سسٹم نہیں ہے. چنانچہ اس ایڈوائس پہ نیپرا نے ان کو کہا, اور گزشتہ جو 9 مہینے گزرے ہیں پچھلے, اس میں پوری کراچی کے اندر انہوں نے کوشش کی ارتھ وائر, لیکن پھر بھی اس میں بھی فلا ہے. اس میں فلا یہ ہے کہ ہر کھمبے میں ارتھ نہیں کیا, 4 کھمبوں کو ملا کے ارتھ سسٹم بنایا, اور وہ ارتھ سسٹم بھی ناقص ارتھ سسٹم ہے, اس لیے کہ اس کا ٹھیکہ انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو دیا. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے کراچی کے حالات کو سدھارنے کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. کراچی کو آپ نے ایک ایسا بچہ بنا کے رکھ دیا ہے جو ناراض, اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیشہ ہی ناراض رہتے ہیں. دیکھیے جی ہم نے تو وہ بس, ارے 40 بسیں لا کے آپ احسان کر رہے ہو. 346 بسیں تو نعمت اللہ خان نے کراچی کی سڑکوں کے اوپر آج سے 16 سال پہلے چلا دی تھی, اس سے اچھی بسیں. اور دوسری یہ وہ کہتے تھے وہاں پنجاب میں جنگلہ بس کہہ رہے ہیں, فلاں جگہ یہ کہہ رہے ہیں. تو بھائی پورے پاکستان میں بسیں چل رہی ہیں, تو کراچی نے کیا آپ کا قصور کیا ہے؟ 76% سرکل ریلوے کا بھی افتتاح کر دیا گیا, 95% ہم ٹیکس دیتے ہیں صوبائی حکومت کو. تو بھائی جب 95% آپ کراچی سے لے رہے ہو, تو کراچی پہ یہ کیا آپ خیرات 40 بسیں اور زیادہ سے زیادہ آپ 80 بسیں کر دیں گے. تو اس وقت کراچی کے اندر ایک ایسا لاوا پھٹ رہا ہے کہ جو یہ تمام آپ چہرے یہ بدل نہیں سکتے, جتنے انہوں نے چہرے بدل لیے یا باریاں اپنی اپنی لگا لیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ انف از انف. ٹھیک ہے جی, اب لوگ سمجھ چکے ہیں, اور اب جو ہے نا, اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ انتظار میں ہیں کہ کوئی ان کو ووٹ کرنے کا موقع آئے تو وہ اپنے دل کی بات کریں اور بتائیں کہ بھائی خدا کے واسطے اب آپ ہماری جان چھوڑیے. اور میں تو کہتا ہوں عزت کے ساتھ جانا زیادہ اچھا ہے. اگر یہ عزت کے ساتھ چلے جاتے ہیں, نوشتہ دیوار پڑھ لیتے ہیں کہ اس پہ لکھا کیا ہے, تو اٹ از گڈ فار دیم. لیکن اگر انہوں نے یہ نہیں پڑھا تو حالات بڑے خراب ہو جانے. ٹھیک ہے جی. آصف صاحب, آپ نے دیکھا وزیر اعظم صاحب جو انہوں نے سرکل ریلوے کا بھی افتتاح کر دیا, آپ کیا سمجھتے ہیں سرکل ریلوے جو ہے ان 2 سال میں کمپلیٹ ہو جائے, کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ سب سے پہلی بات, وزیر اعظم صاحب پچھلے 3.5 سال سے ہم ان کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو ہمارے بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ کراچی کے لیے ڈیلیور کر دیں. یہ سرکولر ریلوے ہو گیا, بسز ہو گئی, مردم شماری کے حوالے سے, یہ ایم کیو ایم کے بنیادی ایجنڈے میں شامل تھے. اب جہاں تک ہماری جانب سے تو خلوص صاحب کے سامنے ہمارے کنوینئر محترم خالد مقبول صدیقی بھائی نے جب دوسری بار ووٹ دیا عمران خان کو اعتماد کا, تو اس نے آن دا فلور کہا کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا, ہماری جانب سے ہمیشہ آپ کے ساتھ نقد
का वादा किया गया और हमने पूरा किया। अब बारी है आपके डिलीवर करने की। तो उसी के सिलसिले की एक कड़ी ये थी कि सर्कुलर रेलवे का वो आए और उन्होंने यहाँ पे इफ्तिताह किया। आज हम दुआगो हैं कि जिस खुलूस के साथ हमने इस हुकूमत को साथ दिया है, इसके बावजूद कि इस हुकूमत ने कुछ ऐसे फैसले किए जिसका बोझ आवाम को उठाना पड़ा, और चूँकि एमक्यूएम ग्रास रूट लेवल की सियासत करती है तो उसका डायरेक्ट प्रेशर जो है वो एमक्यूएम को उठाना पड़ रहा है। इसके बावजूद कि पीटीआई से हमारे इख्तिलाफात सियासी हवाले से बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन हमने कराची और शहरी सिंध के मफाद की खातिर और पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करने के लिए हमने इनका साथ दिया। तो हम ये उम्मीद और इस यकीन के साथ हम हैं कि इंशाअल्लाह यहाँ पे इस 1.5 साल में मरदमशुमारी को भी अमली शक्ल दी जाएगी और जो सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह हुआ है इसको भी अमली जामा पहनाया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे बसेज और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारे साथ वादा किया गया है कि यहाँ पे 1100 करोड़ रुपए जो है 1100 अरब रुपए वो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होंगे। बात यह है मोहतरमा कि जब भी आप किसी गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं तो वहाँ पे आपका मिकदार और वज़न देखा जाता है कि आप किस लेवल से वहाँ पे हैं। इस वक्त आपको पता है हमारी 7 सीटें हैं वहाँ पे, तो उस 7 सीटों की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए जितना हम डिलीवर करवा सकते थे वफाकी हुकूमत से वो हम करवा रहे हैं। जैसी ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, मैं अयूबी साहब की इस बात को सेकंड करूँगा कि पेट्रोल और जो भी ऑयल की कीमतें बढ़ती है उसका डायरेक्ट असर जो है वो आम आदमी पे पड़ता है। इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे एक अशराफिया रहती हैं जो पिछले 70-72 सालों से इक़्तिदार पर नस्ल दर नस्ल काबिज़ है। उसको इसका एहसास ही नहीं है कि पेट्रोल महंगा होता है तो उसका क्या असर होता है आम माशरे पे। लेकिन चूँकि हम जब भी ऐवानों में गए हैं या आज ऐवानों में मौजूद है तो हम आम मिडिल क्लास से गए और हम इस मसाइल को फेस आज भी कर रहे हैं। तो हमें अंदाज़ा है कि ऑयल की कीमतें बढ़ने से आम आदमी पे क्या असर पड़ता है। तो हम इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि जो वज़ीर आज़म साहब आए उन्होंने यहाँ पे इफ्तिताह किया सर्कुलर रेलवे के, इसको अमली जामा पहनाएंगे। उसके साथ साथ हम ये भी यकीन करते हैं कि अब जो यहाँ की ख़ुद को बड़ी जमातें कहती है वो भी होश के नाखुन लेगी और इस मुल्क को 65 to 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला और सिंध को 95% रेवेन्यू देने वाला इस शहर के लिए अब बाकायदा वो सर जोड़ कर बैठेंगे और ये सोचेंगे अगर हाकिम बदहन ये न किया गया तो खुदा न ख्वास्ता कराची का जो आम नौजवान है वो अगर निकलेगा और मायूसी की सूरत में निकलेगा तो उसका न सिर्फ नुकसान यहाँ की जमहूरियत को होगा बल्कि यहाँ पे जो लोग बसर इक़्तिदार है, जैसे आपने देखा लियारी में पीपल्स पार्टी की क़यादत की वहाँ पे किस तरह इस्तेमाल हुआ, तो इस रोडों पे वो सियासत जन्म लेगी कि फिर पब्लिक का हाथ और यहाँ की अशराफिया या हुक्मरान है उनके गिरबान मैं इसमें अर्ज करता हूँ, हमारे दोस्त ने बहुत नफीस अंदाज में प्यारी बात की है। अभी कल गवादर में जलसा हुआ, जमात इस्लामी के रहनुमा हिदायतुल्लाह, वो गवादर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। ये जो मायूसी है, ये जो महरूमियाँ हैं, ये लोगों को मुत्तहिद करती हैं। गवादर का एक आम आदमी, उससे आप अस्पताल में जाते हुए शनाख्ती कार्ड मांगते हो, रोड पे गुजरते हुए आप बलूचिस्तान के आदमी से उसकी शनाख्त पूछते हो, स्कूल में दाखिल कराते हुए जो मामलात होते हैं वो कर, तो ये इसके पीछे जो माइंड्स काम कर रहे हैं ना, वो तज़हीक आमेज़ सलूक उसने मुज्तमा किया। और जमात इस्लामी ने तारीख का, और कहते हैं दूसरा हाफिज नईमुर रहमान गवादर के अंदर आ गया है, मौलाना हिदायतुल्लाह। तो ये क्या है, यही कराची में होने चला जाए। अब एमक्यूएम के दोस्त हमारे बैठे हैं, मैं बड़े दिल से आपकी इज्जत करता हूँ, आप हमारे मेहमान हैं, बलूचिस्तान से आए हैं। तो एमक्यूएम का ट्रैक रिकॉर्ड देखें बदकिस्मती से तो ये है कि चूँकि एक पार्टी है, एक इलाकाई नौइयत की शक्ल है, तो उसने हर दफ़ा हुकूमत के साथ ही रहना है, वो उसकी बका का मसला है। लेकिन एमक्यूएम को जो सेट बैक, अब इसमें एमक्यूएम का भी कसूर हो सकता है, हुकूमतों की जानिब से मिलते रहे कि वो उन्होंने ब्रीफ केस दिए इनको कि भाई चुप हो जाओ इस मसले पे। अब मरदमशुमारी की जो बात है, तो अभी जो मरदमशुमारी के उस पर दस्तखत किए हैं उसमें तहरीक इंसाफ ने ये काम किया, एमक्यूएम ने अपनी 2 सीटें लानी थी उसके अगेंस्ट में वो उस पर साइन किए। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी भी उसमें खामोश पार्टनर बनी रही कि क्योंकि इसका फ़ायदा नुकसान तो पीपल्स पार्टी को भी होगा कि अगर कराची की मरदमशुमारी में सही गिन लिया जाए और 3.5 करोड़ हो जाए तो सूबाई सीटें बढ़ जाएंगी, कौमी असम्बली की शहरी सीटें बढ़ जाएंगी, तो डैमेज कौन होती है? पीपल्स पार्टी। तो ये तीनों बड़ी पार्टियां मिलके इन्होंने 1.5 करोड़ हमें माना है और उस पर दस्तखत किए हैं जो इनका इजलास हुआ। और अच्छा, इसके बाद कोटा सिस्टम पे भी ये तीनों पार्टियां, हालांकि कोटा सिस्टम तो एमक्यूएम का नारा था,
तो कोटा सिस्टम पे सबसे बड़ा धोखा तो एमक्यूएम ने दिया ना। अभी बोल रहे हैं ना ये कि हमने तो अब मैं आपको कह रहा हूँ कि ये मर्दमशुमारी कोटा सिस्टम इसके पे हमने आवाज या उठाई। तहरीके इंसाफ हो या दूसरी पार्टियां जो इत्तेहादी होती हैं अपने किसी ना किसी मकसद के लिए, उनकी मजबूरी होती है कि वो किसी इशू के ऊपर उस तरीके से ज़ाहिर दब जाते हैं ना। अगर आप किसी सीट की बार्गेनिंग करेंगे, ब्रीफ केस की बार्गेनिंग करेंगे या कोई और मामला करेंगे तो आप उस करेज के साथ बात नहीं कर सकते। लिहाजा मैं अपने दोस्तों को कहता हूं कि सर्कुलर रेलवे की बात आप कर रहे हो कि भाई इसके तो 4 दफ़ा इफ्तिताह हो चुके हैं, 2 दफ़ा तो वो आरिफ अलवी कर चुके हैं, फिर उसके बाद ये आया था शेख रशीद, ठीक है, लाल हवेली वाला, उसके बाद वो हवेली से बाहर ही नहीं निकल पाता, उसके बाद ये आ गए खान साहब ने करना क्या होता है, हर दफ़ा कराची के लोगों को एक बड़ी से बड़ी टोपी लेके आते हैं। वो पिछली दफ़ा टोपी जो है वो इतने इंच की थी तो अब इतने इंच की, अब उन्होंने पूरी टोपी नुमा टोकरा ला के उन्होंने कहा कि सर्कुलर और ऐसी बनेगी कि वो उसमें ऐसी दौड़ेगी और इतना ये होगा। अरे भाई उसकी कोई फिजिबिलिटी होती है ना यार, कि ये फिजिबिलिटी है, ये असेंबली में पेश हो रही है, ये सेनेट में पेश हो रही है, या ये कि किसी को ठेका दिया जा रहा है, या कि कोई इसके ऊपर एडवाइजरी काउंसिल बैठी हुई है वो उसका टेक्निकल जायज़ा ले रही है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एक दिन आप सुबह सो के उठे और आपने अपनी वो फेंकी और उसके बाद आपने कहा अच्छा जी कराची जाना है, कराची जाके अब क्या करूं, तो उनके एडवाइज़र जो बैठे हैं दाएं बाएं उन्होंने कहा सर ऐसा करते हैं ये वाली जो सीधी वाली पटरी है ना इसको सर्कुलर मान लेते हैं, यानी सीधी, सर्कुलर का मतलब होता है घूमी हुई, तो इन्होंने कहा घूमी हुई, तो अब सीधी को घूमी हुई बना दिया, कराची वालों ने मान भी लिया। उसके बाद ये 4 दफ़ा इसका ऑलरेडी इफ्तिताह हो चुका है, इसलिए आके फिर एक और दफ़ा इफ्तिताह, तो किसी यार ये टोपी ड्रामा बंद किया जाए, ये अच्छा सा प्रोग्राम है। इसमें देखिए सबसे बड़ा कसूर सियासी जमातों का है जो इनके साथ किसी छोटे छोटे मफादात के चक्कर में जुड़ जाती है। एक दफ़ा इन्हें तन्हा कर दो, इन चोरों को आप तन्हा कर दीजिए एक दफ़ा, फिर आप देखिए ऐसा तिगनी का नाच नाचेंगे ना। ये अभी तिगनी का नाच नचा रहे हैं ये अवाम को, लेकिन अगर ये मेरे दोस्त बैठे हैं, मैं मेहमान है कराची में, मैं इनसे कहता हूँ अपनी पार्टी से, ये अपनी पार्टी पे प्रेशर डालो आप कि आप ये इन लोगों के साथ, चोरों के साथ नहीं मिलो, और आप अपनी पार्टी पे प्रेशर डालो कि पीपल्स पार्टी के साथ तो कभी ना मिलो। पीपल्स पार्टी वो जमात है कि जिसने कराची के हर फर्द का इस्तेहसाल किया है, और कराची के साथ ना सिर्फ मर्दमशुमारी का मामला, कोटा सिस्टम, अब मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूं कि कराची के अंदर जो सेटल्ड शहरी आबादियां थी ना, जहां महाजिर रहता था, जहां दूसरे लोग रहते थे, वहां के दाएं बाएं इन्होंने ऐसी कच्ची आबादियां बनानी शुरू कर दी हैं कि जिसके अंदर लोग लाए जाएंगे बाहर से, उनको बैठाया जाएगा और इलेक्शन के अंदर उनके वोटों का इंदराज कराया जाएगा। आप बताओ ना मुझे कि इसके अंदर कोई भी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर यहाँ का क्यों नहीं है, मकामी? अभी ये सवाल किया था ना, अभी ये सवाल किया था तो उन्होंने मेरे 2-3 सवाल मुझे आप बताओ ना यार कि यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ के लड़के इस वक्त जो सवाल हम कितनी दफा कर चुके, जवाब क्या है, लेकिन जवाब इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो भाई जी इमरान साहब, जमात इस्लामी के मेरे भाई अयूबी साहब ने बहुत नफीस अंदाज में बात की। इनको ये एजाज़ हासिल है बशमूल कुछ यहाँ पे फैब्रिकेटेड जमातों के कि जब भी इनके हमने कोई स्टेप उठाया है तो उन्होंने उसके बाद उस पर आवाज़ उठाई है। भाई ने बात की कोटा सिस्टम की, मर्दमशुमारी के। हम अगर मर्दमशुमारी पे साइन कर चुके होते तो साइन के बाद इस मुल्क में एक कानून चलता है, भले वो अशराफिया के लिए, गरीब के लिए नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगाई है कि उसको हम नहीं मानते, इस मर्दमशुमारी को हम नहीं मानते। हमने हमारे बाद जमात इस्लामी के भाइयों समेत दीगर लोग मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया अयूबी साहब, मैं अर्ज कर रहा हूँ। जब ये मर्दमशुमारी हुई पहला केस हमने लगाया। दूसरी बात, हमने चौराहे पे बैनर लगा के आवाज़ उठाई नहीं, हमने अमली तौर पे गए सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगाई। अब पिटिशन पे बहस क्यों नहीं हो रही, ये निज़ाम आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पहली बात। दूसरी बात, आप आना चाहिए था। दूसरी बात है हम रोड पे बारहा है। आप देखिए अयूबी साहब, मैं आपके उन सवालात के जवाब दे दूं। फिर दूसरी बात ये आप जिनको छोड़ के रहे, मेरी अर्ज सुन, कराची बंद हो जाता था, वो मेरी अर्ज तो सुन, उनको छींक आती थी तो कराची 4-4 दिन के लिए बंद हो जाता था। अयूबी साहब हम माजरत के साथ कराची में 1 घंटे के लिए, मेरी अर्ज सुन, मेरी अर्ज सुन, वो जो रिवायती सियासत है
है जमात इस्लामी की बात न करने देने की, काइंडली वो आप तर्क कर दे और मुझे बात करने दे। अर्ज कर रहा हूँ, अर्ज ये है, पीटीआई को पहले गवर्नमेंट में सपोर्ट करने वाले आप लोग थे, केपीके में जमात इस्लामी उसकी पहली इतिहादी थी। पीटीआई को इस मुल्क में लाने वाले आप लोग थे। पीटीआई को इत्तेहाद पहले करने वाले, पीटीआई की गवर्नमेंट को मजबूत करने वाले जमात इस्लामी ही थी, पहली बात केपीके में। दूसरी बात, आपने बात की कि हमने ब्रीफ केस लिया। एक बात याद रखना, जब ब्रीफ केस लिए जाते हैं तो खामोशी से हिमायत की जाती है, जैसे पहली बार में आप लोगों ने पीटीआई की गवर्नमेंट की पहले इत्तेमाद के वोट में मुतालिबात के साथ नहीं किए जाते। हमें तो ये एजाज़ हासिल है, हमने पहली बार भी वोट दिया, मुआहिदा साइन करवाया। हमें आज भी ये एजाज़ हासिल है कि पहली बार 5 बार हमने, बड़े उनकी नियत सही नहीं हो पीटीआई की, हमने ये साबित करवाया उनको कि आपने कम अज़ कम हमें ये साबित, आपने इफ्तिताह करना है, कल उन्होंने पब्लिक के सामने आना है, हम कहेंगे हमारा ये किरदार था, हमने, आपने कहा फिजिबिलिटी नहीं बनी है, मैं आपको बताता हूँ फिजिबिलिटी बनी हुई। अब थोड़ी सी अयूबी साहब पढ़ ले, पहली बात सर्कुलर रेलवे की। दूसरी बात ये, जो एमक्यूएम आपने ब्रीफ केस का कहा, हम आज भी हर ऐवान में अगर खड़े हैं, हमने ऐवान में वज़ीर आज़म को भी कहा, आपको एमक्यूएम, आपने कहा एमक्यूएम इलाकाई जमात, आज आज़ाद कश्मीर में हमारे नुमाइंदे बैठे अवामी, आज गिलगित में हमारा अवामी नुमाइंदा मिनिस्टर फॉर IT बैठा हुआ है, ठीक, आज बलूचिस्तान में हमारे कौंसलर है। तीसरी बात, जहाँ तक आप इस मुल्क की बात करते हो, आप मुझे कोई एक जमात का नाम बताओ जो 2 सूबों में मौजूद है, सिंगल एक जमात। जब भी यहाँ पे कोई जमात बरसर इख्तियार आती है एक सूबे से, फिर उसको मतलब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनाएगी बलूचिस्तान में 7 सीटों से, वहाँ पे 36 की जरूरत होती है, असलम रैसानी को वज़ीर आला बनाया गया। आज जाम कमाल बेटा है, उसके पास क्या सीटें थी, उनको वज़ीर आला कैसे बनाया गया। इस मुल्क में अयूबी साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, हम आपसे ये कहते हैं कि हम इल्ज़ाम लगाने के बजाय आइए हकीकत पसंदाना सियासत करते हैं। आपने कराची पे हुक्मरानी की है, हमने भी हुक्मरानी की है, पब्लिक फैसला कर रही है कि लोग आपको आपके तर्ज हुक्मरानी को लाइक कर रहे हैं, हमारे बल्दियात की सतह तक जो है। जहाँ तक सूबे की बात है, जरदारी साहब को सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो है आपकी जमात सिराज लक साहब से मिलती है, हमेशा, एक बार नहीं 12 मिली है। आप हमें कहते हो कि आप पीपल्स पार्टी को सपोर्ट ना करें, हमने तो 12 पीपल्स पार्टी को अगर सपोर्ट भी किया है, हमने जो हमें हिस्सा मिला इक़्तिदार में, वो हमने शहर को दिखाया है कि ये हमारा हिस्सा है। ये आलमी तंजीमें कहती है कि लेकिन मैं उस तरह से डिलीवर भी तो कुछ नहीं किया ना। मोहतरमा मैं अर्ज कर रहा हूँ, जहाँ पे आपकी मिनिस्ट्री में मतलब अभी 51-52 रुकनी काबिना है, उसमें आपके पास एक मिनिस्टर, अब 52 एक चीज को आप 52 हिस्सों में तकसीम करके एक शेयर जो है आपने उसमें, अभी आप बात कर रहे थे कराची के नौजवानों की, आपने अपनी मिनिस्ट्री के उसमें किसी नौजवानों को नौकरियां दी, आपने किसी जो है आप खुद ही आप मुहाजिर की बात करते हैं, आपने उनको मुहाजिरों को उसमें नौकरियां दी। सिर्फ कराची की नहीं, मैं आपको पूरे मुल्क की बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो हमारे IT के मिनिस्टर साहब है, खालिद भाई थे, उसके बाद अभी अमीन भाई हैं, हमने पूरे मुल्क को 6000 से ज्यादा पहली बार स्कॉलरशिप्स दी, 6000 से ज्यादा। ये वो स्कॉलरशिप्स है जो UN से हम करवा रहे हैं पहली बार, और ये गारंटीड स्कॉलरशिप्स है, ये वो कोर्सेज है अगर उनको गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं भी मिलती तो प्राइवेट इदारों में वो बाइज्जत रोजगार कमा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, हम ये कहते हैं कि खुदारा अब गालम गलोच, बेबुनियाद इल्ज़ामात, इनकी बजाय हकीकत की सियासत करते हैं। हम अयूबी साहब को कहते हैं, कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, लोगों ने आपको आप पर एतमाद किया कराची में, हम आपको वेलकम करते हैं, डिलीवर करें। हम नियामतुल्लाह खान साहब के किरदार को कराची के लिए MQM उसको सपोर्ट करती है, यार उसने कुछ किया था इस शहर के, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि खुदारा हमने केस लगाया, रोड पे मर्दमशुमारी का मसला हल नहीं होगा, आके आप उसमें फरीक बन जाए। ठीक है जी, जी नजीब साहब। बात जो मैंने अर्ज किया उसकी बुनियाद ट्रैक रिकॉर्ड है, उसकी बुनियाद ज़बानी इल्ज़ामात नहीं है। अगर मैं MQM की बात कर रहा हूँ, या मैं पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ या PTI की बात कर रहा हूँ, तो मैंने हर एक की केस को ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर आपके सामने रखा है। MQM की जब हम बात करते हैं, हमारे फाजिल दोस्त हमारे साथ बैठे हैं, तो MQM की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि बिला शिरकत गैरे MQM ने वो जेन्युइन नारे उठाए जो कराची के दिल की आवाज़ थे। जी। नतीजा ये हुआ कि कराची में जो उससे पहले की हुक्मरान जमातें थीं या जमात इस्लामी थी, उससे निकल के MQM को अपना एतमाद दिया। तो इसके अगेंस्ट में नेचुरली होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले मसला कोटा सिस्टम का उठाया जाता, जिसकी बुनियाद पे MQM वजूद में आई थी।
ठीक है ना। ठीक है। अब इसको आप इल्ज़ाम समझ लें या इसको आप हकीकत समझ लें, ये वाला मामला आज तक लटका हुआ है। सही। अब आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, अब आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन आप साथ एक दिन के लिए भी तो ये नहीं कहा ना कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। भाई आप पहले आप ये थ्रेड तो देते ना, आपने जब ये थ्रेड ही नहीं दिया और आप दीगर काम कर रहे हैं तो इस पे भी कोई प्रेशर नहीं है हुकूमत पे। जाओ, हुकूमतों का मालूम है कोर्ट का हाल क्या है। चुनाचे ये वाला मामला खटाई में पड़ गया। इसके बाद नौकरियों का मामला था, नौकरियों में 24,000 वो लोग तो भर्ती हो गए जिनको कहा जाता है कि वो टेक्निकल नहीं है, लेकिन किसी सियासी जमात के अहलकार हैं जो उनके जलसे के लिए तो हमेशा आ जाएंगे, लेकिन कराची की शहर की सड़कों की सफाई के लिए वो मुलाजिम नहीं मिलेंगे। ये लोग कहाँ चले गए थे? ये लोग थे वाटर बोर्ड के अंदर भर्ती हुए थे, ये लोग दीगर इदारों में केपीटी में भर्ती हुए, इसमें पीपल्स पार्टी ने भी अपने हाथ धोए हैं, इसमें वो दूसरी जमातों ने भी अपने हाथ धोए हैं और भाई लोगों की जमात ने भी अपने हाथ। ठीक है जी सर, क्योंकि वक्त हमने जब इख्तिताम की तरफ जाना है, हल क्या निकलेगा मुझे शॉर्ट बता दें। कि जैसे मेरा भाई बैठा है, दीगर सियासी जमातें हैं, सारे इख्तिलाफात को हटाओ। इस शहर की बेहतरी के लिए भाई आईसीयू में पड़ा हुआ है हमारा कराची इस वक्त, इसको तनफ्फुस पे लगा हुआ है निज़ाम तनफ्फुस, तो इसको बचाओ। इसके लिए आप आओ, अपनी सारी चीज़ें छोड़ो और हाफिज़ नईमुर रहमान जो कैंपेन हुकूक कराची तहरीक के नाम से गुज़िश्ता 2-3 सालों से बड़ी स्ट्रांगली लेके चल रहे हैं, उसका हाथ बटाएं। इंशाल्लाह हम सारे कराची वाले और पूरा इससे सब लोग मुस्तफ़ीद होंगे। तो मैं ये आपको से दरख्वास्त करता हूँ कि सबको मिलना है। और हाफिज साहब ने तो ये कहा है कि किसी भी सियासी जमात के हैं आप आइए, इस हुकूक के कराची की कैंपेन में हमारा हिस्सा बनिए, इंशाल्लाह हम मिल के कराची को बेहतर करेंगे। ठीक है जी। हाँ, नजीब अयूबी साहब मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इमरान काकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप स्पेशली मेरे शो के लिए जो है कराची आए और आपने जो है कराची के इशूज़ को हाईलाइट किया। इस तरह से नजीब अयूबी साहब आप भी हमेशा कराची के इशूज़ को हाईलाइट करते हैं, उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान नदा साहब को दे इजाज़त, मुझे मेरे आने वाले मेहमानों को मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें, फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।